एनर्जी बैंड का क्लासिफिकेशन सीखा, मेटल का भी और इंसुलेटर का, लेकिन यार असली लड़ाई तो मेरे सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन में था, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका अंतर्मन कर रहा है कि सर भाई मेरा जो इंटरनल फीलिंग है वो सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में जरा सा वीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड सर हम किताबों में पढ़ लिए जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहे। वो कौन है? फर्मी लेवल क्या है, डोनल लेवल क्या है, एक्सेप्टर लेवल क्या है, ये सारे वर्ड सर मुझे बहुत परेशान करें। तो इसी वर्ड्स को पूरी तरीके से मैं आपके सामने अभी जस्ट क्लियर करने वाला हूं, बस थोड़ी देर इंतजार कर ले, फिर से ये परेशान नहीं करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अब यार मैंने नाम लिया फर्मी लेवल, तो जरा फर्मी लेवल का पूरा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि क्यों बना, कैसे बना, क्या बताता है, क्यों आया, क्या फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया हमने, ये सारा इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। चलो भाई सुनो मेरी बात को। पहले बात ये है कि भाई मेरे पास इतना नॉलेज तो आ गया है कि भाई मेरा एनर्जी बैंड दो बैंड्स में डिवाइड होने वाला है, और वो दो बैंड हैं कौन कौन से? पहले बैंड है मेरा कंडक्शन बैंड और दूसरा बैंड है मेरा वैलेंस बैंड। सर हमेशा से ये दो ही रहे हैं, चाहे मैं करण अर्जुन की बात कर लो, चाहे मैं जय वीरू की बात कर लो, ऐसे ही यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मेरे दो बैंड आ गए। अब यार मेरे ये दो हीरो थे, तो इनके विलन का काम भी तो किसी को मिलना चाहिए था, तो इनके बीच में विलन का काम करने के लिए ये था रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप नाम देते थे। ध्यान देना, ये है विलन, वही विलन है जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने को रोक देता था। अगर ये वैल्यू उसको उस इलेक्ट्रॉन को नहीं मिला तो ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे क्रॉस करके नहीं पहुंच पाएगा। ये बात आपने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया है। अब आगे सुनो यार, जब हम लोगों ने ये सारी बातें किया तो प्रॉब्लम ये आई कि ठीक है इलेक्ट्रॉन नीचे पाया जा रहा है, ऊपर जाने पे ही करंट फ्लो होगा, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिस रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस करेगा तब वो पहुंच जाएगा दूसरे देश में। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो बहुत ही परेशान करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और इंडिया का एक बॉर्डर है, ठीक है। अब उस बॉर्डर के उस तरफ हमारे भाई कहेंगे पाकिस्तान है, और इस बॉर्डर के इस तरफ भाई हमारा देश, प्यारा देश, महान देश भारत है। अब वो बाउंड्री तो है ना, वहां पे वो रेफरेंस पॉइंट तो है ना, जिस रेफरेंस पॉइंट के बाद उनका इलाका स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिस रेफरेंस पॉइंट के बाद का काम अगर मैं देखूं तो कंडक्शन बैंड के कैटेगरी में आने लगता है, और जिस रेफरेंस पॉइंट के नीचे का जो काम है वो वैलेंस बैंड के काम में आने लगता है। उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फर्मी लेवल। ध्यान दीजिए, फर्मी लेवल मैंने जो बोला उसको क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट बोला, रेफरेंस लेवल बोला। जो रेफरेंस लेवल ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस रीजन में ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन किस रीजन में पहुंचने पे कंडक्ट होने लगेगा। अब कंडक्ट वाला केस तो समझ लोगे। अब ध्यान देना, ये पहला तरीका हुआ फर्मी लेवल को समझने का। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, भाई नोट्स आएंगे, थेनोस के आप पावर यूज करोगे, पूरा नोट सामने आने वाला है, नोट से डरना नहीं है, पहले सीख ले। पहली बात मैंने आपको बताया फर्मी लेवल। अब दूसरी बात ये है कि जब तुम सेमीकंडक्टर की कैटेगरी देखते थे तो सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड्स इजिली स्प्लिट होके इलेक्ट्रॉन्स फ्री करा देता था और करंट को दे देता था। ये बात अभी तुम सीख गए। अब इसका एनर्जी बैंड से मैं अगर नाता जोड़ूं तो क्या है कि इस एनर्जी गैप को जो रूम टेम्परेचर है, मतलब आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो इजिली फुलफिल कर देता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से फटक से कंडक्शन बैंड में
फुटुक से पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो कंडक्ट होने लगते हैं। भाई अब फ्री हो गए, बाउंडेशन से फ्री हो गए, अब कंडक्ट होने लगेंगे। अब ध्यान देना, जितने इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर पहुंचेंगे, मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर पहुंचे, जहां से ये पहुंचे थे वहां पे तो अपनी वैकेंसी को खाली करके पहुंचेंगे। पहले यहां काम कर रहे थे, यहां से गए तो इनका जगह खाली। अब इस जगह खाली जो यहां पे हुआ है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? होल्स। उसी होल्स, ध्यान देना, उसी होल्स का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां माइग्रेट करके कंडक्शन में गए। अब ये होल उतने ही बनेगा जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है। इसी बेसिस पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया, क्या कि ये लेवल, जिस लेवल का नाम हमने अभी यहां लिखा है FL, इस लेवल का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहा है। किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंच गए उसके रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? जितने होल्स वैलेंस बैंड में बन गए। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंडक्शन बैंड में है और होल्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस बैंड में है, वो दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे आके बैलेंस हो रहे हैं, जिस बैलेंस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? फर्मी लेवल। और यही रीजन होता है कि फर्मी लेवल बीचों बीच होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। अभी मैं लिखूंगा, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूं कि फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बीचों बीच मौजूद होता है। और उसका रीजन यही होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इक्वल अमाउंट ऑफ यहाँ पे होल्स का क्रिएशन होता है, जिसके बेसिस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। जब ये बैलेंस हो गया तो भाई अगर इसका लेवल मेरा इसी है, अगर इसका लेवल मेरा EV है, मतलब EV लिख दे रहा हूं मैं, EV है, तो जो मेरा फर्मी लेवल का लेवल होगा वो होगा मेरा EC प्लस EV अपॉन में 2, जस्ट हाफ होगा, क्योंकि वो बैलेंस हो रहा है। इस बात का क्लियरिफिकेशन मैं अभी इंट्रिंसिक का जब टॉपिक ओपन करूंगा तो वहां पे मैं अच्छे से दूंगा, लेकिन अभी आप फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट यहां सीखना। और फर्मी लेवल को मैंने 2 वर्ड्स में सिखाया आपका। पहला रेफरेंस पॉइंट है, दूसरा मैंने आपको क्या नाम दिया? भाई ये मेरा EV और मतलब कि जो मेरा कंडक्शन और वैलेंस बैंड है उसके बीच में तालमेल को दर्शाता है एक रेफरेंस में लेके। ठीक है, तो चलो भाई अब उस पावर को यूज करते हैं, नोट्स को लाते हैं। बहुत समझ लिया, जरा सा लिख लेते हैं और नोट्स भी अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए यूज कर लीजिए अपने पावर को। सो भाई वापस आ गए, यूज कर लिया बहुत प्यारे तरीके से। अपना नोट्स आपने ले आए और वो नोट्स में हमने फर्मी लेवल का डेफिनेशन लिखा है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखा है। बहुत अच्छे समझना। मैंने क्या लिखा? जो अभी जस्ट बताया कि इट इज अ रेफरेंस लेवल। एक्चुअल में एक रेफरेंस लेवल ही है, ध्यान देना। That gives the probability of occupancy of the state in CV as well as in VB. ध्यान देना, occupancy of the state, किसकी occupancy? किसकी occupancy? एनर्जी लेवल्स की ऑक्यूपेंसी। मतलब कि एनर्जी लेवल्स कैसे होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद है ये तुम्हें कैसे पता? एक रेफरेंस के लोगे तभी तुम बता पाओगे। भाई स्केल में तुम मेजर करते हो चीजों को, तो एक रेफरेंस लेके ही मेजर करोगे, 0 से ही स्टार्ट करोगे। वही काम करता है मेरे फर्मी लेवल का, वह जो कि कंडक्शन ऑफ वैलेंस बैंड में ये मेजर कर देगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में कहां मौजूद है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। दूसरे में मैंने क्या बोला? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द CB इलेक्ट्रॉन and BB holes weighted according to their energies। भाई जो जस्ट बताया कि यार तुमने क्या किया? तुमने किया कि रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर को रखा, जब तो सेमीकंडक्टर को रखने के बाद में हुआ ये कि कुछ बॉन्ड्स टूट के इलेक्ट्रॉन्स को फटक से कंडक्शन बैंड में पहुंचा दिए। अब जब ये ऐसा हुआ तो जितने इलेक्ट्रॉन वहां गए उतने होल्स भी क्रिएट हुए यहाँ पे। तो ये उन दोनों के बीच का एक तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूप में भी बताया जा सकता है। किनके बीच में? CB ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड BB एंड होल्स वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। देखो ध्यान देना, मैं यहाँ लिखा हूं कि एनर्जी के बेसिस पे वेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्रेविटी आ गई। ध्यान देना, एनर्जी के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट मैंने लाया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जहां कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के बेसिस पे था, ये एनर्जी के बेसिस पे। तो ये फर्मी लेवल की डेफिनेशन है। और भी कुछ डेफिनेशंस आपकी किताबों में लिखी जा सकती है, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये लेवल ऐसा
ये किताबों में आपको मिल जाएगा। तो ये आपके बुक में डराने के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप रट सकते हैं लेकिन समझ में जरा कम है। तो ये समझने वाली डेफिनेशन थी, इसको फटाक से लिखो। सर एग्जाम में लिखें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी है, फटाक से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, मैं हट रहा हूं, फिगर ये बना लेना। फिर इसी के बेसिस पे हम लोग अब चलेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जल्दी से लिखो, मैं हट रहा हूं। सो भाई लिख लिया, चलो इसे इरेज करते हैं। तुम ही कर लो इरेज, क्योंकि जानते ही हो क्या करने हम लोग, ठीक है। तो वही वापस आ गए हम लोग। तो टॉपिक लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन करने वाले। तो यार ये बात तो मालूम हो गया कि आपके सामने कितने बैंड्स आने वाले, 2 बैंड्स आने वाले। पहला बैंड क्या है मेरा, कंडक्शन बैंड, और दूसरा बैंड कौन है मेरा, वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब ध्यान देना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या चल रहा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब तुम रूम टेम्परेचर को अप्लाई कराते हो, तुम नहीं कराते, वो नेचर करता है, तो अपना काम तो छोड़ो। तो जब नेचर अपना रूम टेम्परेचर भाई अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है किसके ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। जो वीकर बॉन्ड हुए, आउटरमोस्ट से लेके जो बॉन्ड्स हुए वो स्प्लिट हुए। अब वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी की बात करिए, बॉन्ड वाला बात तो आप कर चुके, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होंगे वैलेंस बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन इजिली इस एनर्जी गैप को फॉलो करके ऊपर चल जाते हैं, एनर्जी गैप को फॉलो करके ऊपर की तरफ फट से भाग जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये एनर्जी गैप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बहुत थोड़ा होता है। क्यों, कैसा बहुत थोड़ा, मतलब कि जीरो भी नहीं होता, ध्यान देना। जीरो तो तुम्हारे अब मेटल्स के लिए होता है, ठीक है। इंसुलेटर के लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में होता है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए 0 से ऊपर से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच तक मौजूद होता है। ये बात मैंने क्लासिफाइड में बोला भी था, और यहाँ बात मैं इसको रिवीजन करा भी दे रहा हूं कि ये एनर्जी गैप मेरा कितना है। तो ये एनर्जी गैप मेरा 0.667, 0.76, 1.2 इस तरीके का है, ठीक है। ना 0 है ना ही बहुत ज्यादा है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में पहुंचा, तो यहां पे एक क्रिएट कर जाएगा मेरा होल्स, और जो फर्मी लेवल बना, वो फर्मी लेवल मैंने जस्ट अभी बताया कि वो जस्ट बीचों बीच यहां मौजूद होगा। क्यों बीचों बीच था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे उतने ही होल्स यहां पे क्रिएट होंगे। तो इसलिए जो एनर्जी लेवल यहां पे बना EC, जो एनर्जी लेवल यहां बना था EB, इन दोनों एनर्जी लेवल के जस्ट बीचों बीच ये मौजूद होगा EC प्लस EB अपॉन व्हाट 2। तो 2 बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन इजिली रूम टेम्परेचर पे मूव कर जाता है कंडक्शन बैंड में, इस बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाता है। और दूसरी बात कि जो फॉरबिडन गैप में जो फर्मी लेवल बनता है, वो फर्मी लेवल यहाँ पे मैंने भी लिख दिया, फर्मी लेवल जो बनता है वो फर्मी लेवल मेरा बीचों बीच बनता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं। और क्या क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं, जरा सा हम नोट्स देख लेते हैं, और उस नोट्स को भाई पढ़ते पढ़ते लिखेंगे भी, ध्यान देंगे, सीखते सीखते हम लिखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करनी चाहिए। अभी आ जाओ वापस, द फर्मी लेवल इज एट द मिडिल ऑफ द फॉरबिडन गैप। वही बात जो मैंने आपको समझाया कि फर्मी लेवल जो होगा वो फॉरबिडन गैप के बीचों बीच मौजूद होगा। कंडक्शन बैंड, एक तरफ कंडक्शन बैंड, एक तरफ वैलेंस बैंड, दोनों के बीचों बीच मौजूद होगा फॉरबिडन गैप फर्मी लेवल। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये बैलेंस करेगा भाई किसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इलेक्ट्रॉन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस कंडक्शन बैंड के, होल्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वैलेंस बैंड में। ये बात मैंने आपको बताया। अब ये बात तो जानते ही हो सर क्या, कि यार ये लेवल है, इसका तो एनर्जी होना चाहिए, और जो एनर्जी इस फर्मी लेवल का होगा उसको फर्मी एनर्जी बोलेंगे। इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको मैंने लिखवाया भी नहीं इसीलिए। अब आगे सुनो, with a rise in temperature electron started to jump from a valence band to conduction band by crossing the forbidden gap। भैया टेम्परेचर राइज करने पे इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा पैसा पा जाएगा, खर्चा कहाँ करेगा भाई, इसी गैप को फिल करने के लिए खर्चा करेगा, और जैसे फिल करेगा फटाक से पहुंच जाएगा, फुटुक से पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए कंडक्शन बैंड में भाई जरा सा टेम्परेचर राइज करने पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा।
अब इन दिस कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अंडर कंडीशन ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत में जो मेरा Ni और NH होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि वो इक्वल होगा, दोनों का दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो ये तुम देख भी रहे हो, जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही होल्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, एक गया तो एक, दो गया तो दो, तीन गया तो तीन। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द होल्स, दोनों को बराबर करके रखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पे रखा हुआ है बहुत प्यारे तरीके से। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नोट्स है, आप अपने कॉपी में जल्दी से नोट करो, मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और बाद में कर लेना, आपका जैसा मन करे। अभी समय है तो अभी नोट करें, लेकिन नोट जरूर करेंगे, ठीक है। चले सो आई थिंक सो कि नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, कर लो अपना काम इरेज करने के लिए, और फटाक से चल लेते हैं हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पे। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की तरफ चलेंगे, और पहली एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने बहुत प्यारे तरीके से नोट्स के जरिए जाना है, ठीक है। नोट्स भी प्रिपेयर हुआ है, और सिर्फ प्रिपेयर मत करना यार, नोट्स को जरा आप रिवीजन भी करते रहना एक कांस्टेंट इंटरवल पर। अब सुना ध्यान से भाई, हम लोगों ने जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा, कैसा उसका बॉन्ड बैंड स्ट्रक्चर बना वो भी देखा, फर्मी लेवल कैसे बीचों बीच मौजूद होती है वो बात भी जानी, और नोट्स भी अपना प्रिपेयर किया। अब हम उसकी जो पावर है उसको बढ़ाने वाले हैं, मतलब डोपिंग करने वाले हैं। जब हम अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे, तो डोपिंग भाई जाहिर सी बात है दो कैटेगरी में की जाएगी। भाई दो कैटेगरी मतलब कि दो टाइप्स के आर्मी को आपने बुलाया था, और पहला जो आर्मी था वो पेंटावैलेंट, और दूसरा जो आर्मी था वो आपका ट्राइवैलेंट। अब मैं अगर पेंटावैलेंट की बात करूं तो भाई पेंटावैलेंट में तो ऑटोमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ट्राइवैलेंट में तो ऑटोमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जरा सा वो जो 5 इलेक्ट्रॉन वाला है वो अमीर है, और जरा से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला है उसके कंपैरिजन में तो भाई डेफिनेटली करेंगे। तो अब जब हम अपने पेंटावैलेंट आर्मी को बुला के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लेकर जाके एड करा दे, तो हमारा कौन सा बनता था मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता था। ये बात मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया भी है। सर जरा आगे बढ़िए, अब बैंड स्ट्रक्चर पे आ जाइए सीधे, मैं आ जाता हूँ भाई। अब देखो बैंड स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूंगा तो भाई इसमें तो 3 बैंड तो होंगे तो 2 ही। पहला आपका बैंड होगा कंडक्शन, और दूसरा बैंड होगा आपका वैलेंस। ध्यान देंगे बात को, मैं फिर से वही बात करूंगा लेकिन अलग तरीके से करूंगा। क्लासिफिकेशन में सेमीकंडक्टर ही कर रहा हूं, पहले हम लोगों ने बैंड थ्योरी से नहीं किया था, बॉन्ड थ्योरी से किया था, ध्यान देना। अब हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, बैंड थ्योरी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब भाई सीबी और वीबी ये मेरे दो बैंड हमारे बनते हैं, हर मटेरियल्स में बनते हैं। अब भाई हम जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ज्वाइंट किया, मतलब ऐड किया, मतलब डोप किया, तो उससे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती थी। ये बात आपने नोट्स में मेंशन भी किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है, चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जा रही थी, उसकी क्वांटिटी जो बढ़ जा रही थी, उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जा रही थी। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जा रही है, बात समझना ध्यान से, और वो जो इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद हो जा रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में, वो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि वो बाउंडेड नहीं है, ध्यान देना, वो किसी भी बैंड से किसी भी और अनदर हमारे इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरीके से फ्री थे। अब डेफिनेटली जब वो पूरी तरीके से फ्री थे तो वैलेंस बैंड में उनकी जगह नहीं थी। उनकी जगह कहां थी, उनकी जगह सीधे कंडक्शन लेवल के करीब पहुंच गई। अब ध्यान देना, कंडक्शन लेवल में नहीं पहुंची, कंडक्शन लेवल के करीब पहुंची। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री मौजूद हुए, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पूरी तरीके से बाउंडेशन से मुक्त थे, फ्री थे पूरी तरीके से, और वो उनको जैसे ही मैं थोड़ा सा ही एनर्जी देता था वो फ्लो होके करंट को फ्लो कराने लगते थे, मतलब कंडक्शन देने लगते थे। अब डेफिनेटली जब वो कंडक्शन दे पा रहे हैं थोड़ी सी ही एनर्जी देने पे, तो वो थोड़ी सी एनर्जी जो है
वो कंडक्शन से ही नीचे हल्का सा वैल्यू में होना चाहिए। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड के नीचे जाके शिफ्ट होने लगे। और ये कौन इलेक्ट्रॉन है? वो इलेक्ट्रॉन जो हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे पाया है, ध्यान दीजिएगा। और ये एक लेबल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक लेबल बनाएंगे जिस लेबल के जरिए, इनके जरिए इलेक्ट्रॉन जो यहां मौजूद होंगे वो डोनेट किए जाएंगे कि ले जाओ भाई, ले जाओ, अपना करंट को फ्लो कराओ। और जो डोनेशन होगा वो डोनेशन थोड़ा सा ही एनर्जी देने पे हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत लिटिल बिट एनर्जी ही आप अगर इसकी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड किए, जो फ्री हुआ, जो आपके मेटल में कब मौजूद हुआ? जब आपने मेटल में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया। तो वैसे ही ऐड करने पे ये इलेक्ट्रॉन फटाक से भाई थोड़ी सी एनर्जी पाने पे ही शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे कंडक्शन बैंड में। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में फ्लो हो गए, मतलब कि पहुंच गए, वैसे ही पहुंचते ही ये क्या कर लेंगे भाई? करंट को स्टेबलिश करने वाले फिनोमिनन्स का होल्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो कराने लगेंगे। अब इतनी बात जानने के बाद में ध्यान देना, जो लेबल का फॉर्मेशन यहां हुआ है, ये लेबल एक्चुअल में काम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। बहुत भाई ये अमीर है ना, अमीर है मतलब कि इसके पास बहुत ढेर सारे मेटेरियल के रूप में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मेटेरियल मतलब कि भाई जो प्रोडक्ट्स होते हैं, भाई जो अमीर होता है उनके पास बहुत पैसा होता है। तो ये जो लेवल है, इनके पास पैसे के रूप में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और वो इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट कर दे रहा है। बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए मैं इसको क्या नाम दे देता हूं? डोनर एनर्जी लेवल। और ये डोनर एनर्जी लेवल ठीक कंडक्शन बैंड के नीचे क्यों बना है, मैंने आपको इसका जवाब अभी दिया है। अब मेरी बात सुनिए, मैं लिखवा भी दूंगा, घबराना नहीं। अब भाई मेरा जो फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट है वो कहां गया? थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से गायब कर दे रहा हूं और समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन वहां, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां मौजूद भी है और उसको जिस लेवल में वो मौजूद है उसको हम लोग डोनर एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। अब भाई मेरे जो फर्मी लेवल है उसका क्या हुआ? क्योंकि इंट्रिंसिक में तो फर्मी लेवल मेरा बीचों बीच मौजूद था, यहाँ पे मेरा फर्मी लेवल कहाँ चला गया? अब देखो ध्यान से समझना, इंट्रिंसिक में क्या हो रहा था कि इक्वल अमाउंट ऑफ मेरे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे और इक्वल अमाउंट ऑफ मेरे होल्स मौजूद थे कंडक्शन वाले बैलेंस वाले बैंड में। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है। और किस रीजन में बढ़ गई है? आपके कंडक्शन बैंड के रीजन में बढ़ गई है। कंडक्शन बैंड के आसपास रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है। जब इसके बैंड के आसपास और इसके रेंज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी है तो भाई तराजू में पहले इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी तराजू उस तरफ झुकने लगा। मतलब कि जो लेवल हमारे बीचों बीच था वो लेवल किधर झुकने लगा? कंडक्शन बैंड के तरफ शिफ्ट होने लगा। बहुत बारीक से समझना, बहुत एकदम बारीक समझना। मतलब कि मेरा जो कंडक्शन बैंड के तरफ में जो बैंड यहाँ पे मैं लाइन यहाँ दिखा रहा हूं, ये समझ लीजिएगा आपका फर्मी लेवल है। जो फर्मी लेवल आपका शिफ्ट हुआ है, किधर शिफ्ट हुआ है? कंडक्शन बैंड के तरफ शिफ्ट हुआ है। क्यों शिफ्ट हुआ है इस बात का भी इंफॉर्मेशन दिया है। चलो भाई, तो ये तो हमारी इलिस्ट्रेशन हुई है। अब इस इलिस्ट्रेशन को मैं फिर से करूंगा लेकिन नोट्स के जरिए करूंगा। तो चलिए भाई अपना फटाक से यूज करो और थर्मोस वाली पावर को यूज करके नोट्स को ला दो। चलिए, सो ये रहा आपका नोट्स आ गया भाई। जल्दी से इसको नोट भी करेंगे लेकिन पहले समझ लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, सब्र करो भाई। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया कि भाई हियर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ड्यू टू दिस जो मेजॉरिटी होगा, वो किसका हो जाएगा भाई? चार्ज कैरियर जो मेजॉरिटी का होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने मेंशन कर लिया कि पेंटावैलेंट की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में कौन हो जाएगा भाई? अपने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। This excess electron is loosely bound by its atom and moves into conduction band on applying a small amount of energy. बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करने पे ही वो इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम प्रोवाइड करोगे वो किस फॉर्म में होगा? सर इसका भी जवाब देंगे आप? बिल्कुल देंगे। वो स्मॉल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगा वो हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जो स्मॉल फॉर्म ऑफ एनर्जी है मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ
is in a form of हीट एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि हीट एनर्जी के फॉर्म में हो, आप भी मेंशन कर लीजिए नोट में। देन आगे चलते, द एनर्जी ऑफ दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज समवॉट लेस देन द कंडक्शन एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी लेवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड अ डोनर एनर्जी। मैंने इस बात का इंफॉर्मेशन आपको दे दिया था कि जो मेरा डोनर लेवल है वो डोनर लेवल कंडक्शन जो बैंड है उसके जस्ट नीचे बनेगा, और उसका रीजन क्या था वो भी मैं नीचे भी दिखाऊं। लेकिन ये जो डोनर लेवल है, ये डोनर लेवल डोनर इसलिए कहलाया है जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, और ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन आपके इजिली ट्रांसफर हो जा रहे थे कंडक्शन बैंड में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पे। जब ये डोनेट हो जा रहे थे इसलिए इसका नाम डोनर हो गया। अब मैंने ये बात यहां भी मेंशन किया है, ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना कि भैया हमारा करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल है उसको मैं डोनर एनर्जी लेवल बोला हूं, तो नोट्स में अगर आपके एग्जाम में अगर आपका डोनर एनर्जी लेवल पूछता है कि क्या होता है तो इसका आप इंफॉर्मेशन यहां से आप लिख सकते हैं। आ जाते हैं नीचे, द फर्मी लेवल शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द वाटर इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, पूरा लिखा गया नहीं, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे। ध्यान देना, जो फर्मी लेवल है वो शिफ्ट हो गया हमारे किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट हो गया हमारे डोनर एनर्जी लेवल की तरफ, मतलब वो शिफ्ट हो गया मेरे कंडक्शन बैंड की तरफ। ऐसा होने का रीजन कौन था, वही डोनर इलेक्ट्रॉन्स थे जो वहां मौजूद हो गए थे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्होंने कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ा दिया था। तो जिधर कंसेंट्रेशन जिस भी चार्ज एरिया का बढ़ेगा उधर ही हमारा फर्मी लेवल शिफ्ट होगा। तो मतलब सर हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि भाई मेरा जो अभी आने वाला है पी टाइप उसमें फर्मी लेवल नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि होल्स की संख्या आपकी यहाँ वैलेंस बैंड में बढ़ेगी। तो इसकी जानकारी मैं इसके जस्ट बाद में एन टाइप के बाद पी में देता हूं, लेकिन आप इसको फटाक से नोट करो, मैं हट रहा हूं और जल्दी से इसका नोट प्रिपेयर करो। आई होप लिखा होगा, और जो नहीं लिखा होगा स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा, नहीं लियो तो यार फिर से बैक करके जरूर ले लो, इंपॉर्टेंट है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को खत्म किया हमने, अब चलते हैं हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, और क्लासिफिकेशन अब एंड करते हैं। सर क्लासिफिकेशन एंड करिए, जल्दी से हम लोग आते हैं अपने पीएन जंक्शन डायोड पे। चलेंगे एकदम आराम चलेंगे। मैंने बोला था कि मास्टर वीडियो दूंगा, सब पूरा कंटेंट, पूरा नोट्स, सब कुछ बताते हुए चलूंगा। तो चलो इसको नोट किया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फटाक से मैं चलता हूं अपने पी टाइप सेमीकंडक्टर तरफ। आ गए हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग नोट्स के साथ आए हैं, और जिसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का पूरा नोट्स साथ ही साथ बैंड डायग्राम भी लेके आया है। ठीक है, लेकिन सर इसका एक्सप्लेनेशन आप हमको बताएंगे क्या? बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ठीक वैसा ही है जैसा अभी आप एन टाइप का पढ़ के आए हो, बस थोड़ी चीजें बदलने वाली है। जैसे कि क्या बदलने वाली है, मैं पहले ही आपको ये बात बता दे रहा हूँ, नोट्स की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे तुम पेंटावैलेंट ऐड किए थे, वैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ऐड होगा भाई? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। और ये बात मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि हियर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डोप्ड ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज क्रेडिट, ड्यू टू दिस भाई मेजॉरिटी चार्ज क्रेडिट क्या हो जाएगा मेरा? होल्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप जानते भी हैं, और ये बात मैं रिवीजन के लिए आपको मेंशन भी कर दिया। अब ये जो होल्स यहाँ बने हैं वो होल्स एक्चुअल में साइट प्रोवाइड करेंगे। किसको साइट प्रोवाइड करेंगे? जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है सेल में उसके लिए, और वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी पाके ब्रेक होके उसके तरफ भागने लगेगा। और ठीक ऐसे ही देखो यहाँ मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये आपके एक्सेप्टेबल लेवल, अभी हालांकि मैं यहाँ बताऊंगा एक्सेप्टेबल लेवल क्यों बोला मैंने, लेकिन ये आपके साइट्स प्रोवाइड हुए, जो साइट्स आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में मौजूद थे उनके लिए। अब ये जो साइट है मतलब कि पॉजिटिव होल्स है भाई, पॉजिटिव होल्स वो क्या होता है भाई? एक प्रकार का आपका साइट ही होता है। साइट मतलब कि एक वैकेंसी होती है, जो वैकेंसी खाली है जो भरी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट होगा थोड़ा सा ही एनर्जी पाके। अब वो एनर्जी कैसे तुम दोगे? वो एनर्जी तुम जानते ही हो, हीट के फॉर्म में दिया जा सकता है। लेकिन भाई जो तुमने साइट प्रोवाइड किया है उसके बारे में जरा बात जान लेते हैं। This excess electrons, holes makes a site for the electrons which bounded by the atom lose
diffusely, then these holes accept electrons, so the label called acceptor label. बहुत प्यारा नोट्स और बहुत प्यारे तरीके से लिखा है हमने। ये जो साइट है वो साइट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया है और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए आया हुआ है, और इसीलिए इस साइट का नाम, इस लेवल का नाम क्या हो जाता है भाई, अपना एक्सेप्टर लेवल हो जाता है। उस एक्सेप्टर लेवल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसके बारे में भी मैंने बात किया। द एनर्जी ऑफ दिस एक्सिस इलेक्ट्रॉन होल्स समवॉट ग्रेटर देन द वैलेंस बैंड, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ज्यादा होता है, जो फुलफिल्ड हो सकता है थोड़े अमाउंट और छोटे अमाउंट ऑफ वाटर हीट, जो कहां से प्रोवाइड होगा तुम जानते हो। अब द एनर्जी ऑफ दिस एक्सिस इलेक्ट्रॉन समवॉट ग्रेटर देन द वैलेंस बैंड एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी लेवल ऑफ दिस होल्स कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो भैया उस लेवल के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी लेवल होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का नाम दे देंगे। तो ये बहुत अच्छी जानकारी। अब आ जाते हैं फर्मी लेवल के लिए। अब एक बात बताओ, होल्स की संख्या किधर बढ़ गई, वैलेंस बैंड की तरफ। जब होल्स की संख्या मेरे वैलेंस बैंड की तरफ बढ़ी है तो डेफिनेटली तराजू किधर झुकेगा, होल्स की तरफ झुकेगा, मतलब वैलेंस बैंड की तरफ झुकेगा। और इसीलिए जो मेरा फर्मी लेवल बनेगा वो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस हो गया भाई, ये बात आपको इंफॉर्मेशन में आ गया। तो क्यों बना फर्मी लेवल, क्योंकि मेरा हायर कंसंट्रेशन हो गया था होल्स का। अब इसी हायर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स के वजह से मेरे जो NH की वैल्यू है वो Ne से ज्यादा होगा, और भाई मेरा जो NH की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, मैंने किससे, सॉरी मैंने यहाँ पे D लिख दिया है, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे A होगा क्योंकि एक्सेप्टर एटम्स यहाँ की बात की जाएगी, तो उससे बराबर अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। तो ये रहा आपका नोट्स, जल्दी से इसको मेंशन करो अपने कॉपी में, क्योंकि अब क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो। चलो भाई लिख लिया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने खत्म किया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के बाद क्या आएगा, दोनों को मिला लेते हैं। और क्यों मिलाएंगे इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला इंसान कौन था जो पी को और एन को साथ में मिलाया था, इस बात का भी मैं क्लासिफिकेशन करूंगा। सो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब जरा आगे चलते हैं और जानते क्या है कि भाई सेमीकंडक्टर का यूजेस कहाँ कहाँ है, मतलब सेमीकंडक्टर से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देन डेफिनेटली आप ये बात तो समझ लिए होंगे कि अब हम बताने जा रहे हैं पीएन जंक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले जरा सा रुक जाइए। और आप ये बात तो जान चुके होंगे, वो क्या कि यार सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, और करंट दोनों के वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से भी होगा और होल्स के वजह से भी होगा। जब दोनों के वजह से करंट हो रहा है तो कंडक्टिविटी वाली फिनोमेनन भी दोनों के वजह से होने वाला है। अब भैया यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कुछ पूछे जा सकते हैं, तो उसीलिए मैं जरा सा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। हालांकि ये छोटा सा एक डेरिवेशन है, मैं फटाक से आपका डेरिवेशन में यहाँ पे ला दूंगा और आप उस डेरिवेशन को अच्छे से कॉपी में नोट्स भी करिएगा और समझिएगा भी, ठीक है। चलिए यार, मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं लाया हूं, क्योंकि सामने मैं आपके करना चाह रहा हूं और आप सामने देखो कि कैसे डेरिवेशन हो रहा है। लेकिन स्टेटमेंट कुछ मैं मेंशन कर दिया हूं, फिगर बना दिया हूं। और भाई स्टेटमेंट मैंने ये लिखा है कि सेमीकंडक्टर मैंने एक लिया। सर ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप है कि एन टाइप है? मैं अभी ये बता नहीं रहा हूं कि ये पी टाइप है कि एन टाइप है, ध्यान देना। मैं नॉर्मली एक सेमीकंडक्टर लिया हूं जिसका लेंथ एल है, मैंने मेंशन किया हुआ है जिसका लेंथ एल है, और जिसके पास में कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स के Ni और होल्स के कंसंट्रेशन होल NH मैंने मेंशन कर दिया। अब मैंने उसको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में रखा है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया है। किसके जरिए? सेल के जरिए। यार होगा क्या, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा और होल्स भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, ये होल से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ मूव करेगा। करंट तो दोनों देने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जरिए जो करंट मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन मिलेगा। आप जानते भी हो कि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग मेंशन करते हैं, और होल्स उसी डायरेक्शन में जा रहा है, देन डेफिनेटली करंट भी पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में ही मेंशन किया जाता है, तो इसीलिए करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। अब जब तुमने ये बात मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया कि भाई आपने ये बोल दिया कि इफ आई इज द करंट ड्यू टू, किसके वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड आई एच किसके वजह से है? मैं सीधे लिख रहा हूं, ड्यू टू
होल्स के वजह से। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि नेट करंट सर्किट में क्या, नेट करंट सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो तुम फटाक से बोलोगे कि सर जो मेरा आई नेट होगा, दैट इज अ नेट करंट जो होगा वो दोनों करंट का सम होगा। नेट करंट विल बी व्हाट, आई ई प्लस आई एच। ये दोनों करंट का सम वैल्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, जब दोनों की करंट की वैल्यू सेम हो गई तो आपने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर अभी जस्ट पढ़ के आया होगा फर्स्ट टर्म में, उसमें आपने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैक्रोस्कोपिक फॉर्मूला NEAVD। VD क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट उसी की कंडीशन में मैं अगर यहाँ पे करंट का फॉर्मूला ओपन करके रखूं तो मैं क्या रखूंगा, सीधे मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना बात को, I इज इक्वल टू NE। NE मतलब कि कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, NE एरिया जो क्रॉस सेक्शन होगा, और VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो मैं इसको भी मेंशन कर दे रहा हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने इलेक्ट्रॉन का लिया है, तो ये वैल्यू बनी मेरी करंट की। ठीक ऐसे ही मेरे होल्स की अगर मैं मेंशन करूं तो NE चार्ज आपका होल्स का भी तो चार्ज वही माना जाएगा, और एरिया मेरा सेम रहेगा, सॉरी यहाँ पे मैं एच लिख दे रहा हूं, एरिया भी मेरा सेम रहेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा होल्स का देखने को मिलेगा। अब इसमें मेरे जो टर्म्स कॉमन मिल रहे हैं वो आराम से आप कॉमन निकाल सकते हो। मतलब सर आप कह सकते हो कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, EA कॉमन निकल गया, NE VD इलेक्ट्रॉन वाला प्लस NH VD होल्स वाला। ठीक है, तो ये बात आप मेंशन फटाक से कर लें, और इसको आप मेंशन करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं इस डेरिवेशन को करा भी रहा हूं। फटाक से इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मैं इरेज भी कर सकता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके लिए हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एक बात आप जानते हैं, रेसिस्टेंस को आप समझते हैं। रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं इस मटेरियल के लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं रेसिस्टेंस के लिए, ध्यान से देखिएगा। फॉर रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल वी हैव, क्या है हमारे पास क्या है, हमारे पास है R बराबर रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है R बराबर रो अपॉन में L। और एक चीज और हम जानते हैं, मैं यहां इसके आगे लिख दे रहा हूं, एंड बाई ओम्स लॉ। अरे सर सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ कैसे आ गया, ये तो फॉलो ही नहीं करता। बाई ओम्स लॉ वी हैव R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब यार ओम्स लॉ ये कैसे फॉलो किया, ओम्स लॉ यहां कैसे लग गया, क्योंकि ओम्स लॉ तो मेरे फॉर्मूला में आता ही नहीं, मतलब सेमीकंडक्टर में आता है नहीं। एक चीज नोट करके जान लीजिए, और नोट करके उसको नोट्स में लिख भी लीजिएगा। क्या, वो ये लिख देना है कि यार ओम्स लॉ जो है मेरा वो वैलिड कर जाता है सेमीकंडक्टर पे, लेकिन जब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां अप्लाई की जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी लो रहे। बात समझना बहुत दूर तक। मैंने क्या बोला कि जब आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत लो होगा तो वो सेमीकंडक्टर पे जो सेमीकंडक्टर मैं वहां लिया रहूंगा उस पे ओम्स लॉ वैलिड कर सकता है। ठीक है, वो कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा कंप्लीटली, और यही तो खासियत है सेमीकंडक्टर का कि एक जगह पे वो कंडक्टर और एक जगह पे वो इंसुलेटर बन सकता है, इसीलिए हमने उसको सेमीकंडक्टर बोला। फिलहाल ओम्स लॉ वैलिड करेगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I यहां लगाएगा, और मैं इसके नीचे इसका रीजन भी लिख दे रहा हूं, बिकॉज E इज लो। क्यों लग रहा है भाई, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लो होगा, बहुत कम होगा, इसलिए ये बात यहां मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो भाई आप ये दोनों चीजों को जानने में दोनों चीजों आपको आपके सामने रख दिया। अब आगे सुनना ध्यान से, आगे करने वाली क्या बात है भाई, हम जब यहां से R इज इक्वल टू V अपॉन I जानते हैं और R इज इक्वल टू V L अपॉन में A जानते हैं, तो दोनों को अगर मैं रख देता हूं एक दूसरे के आमने सामने, मतलब कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, V अपॉन में I बराबर रो L अपॉन में A। ध्यान समझना, मैंने इसको और इसको दोनों को एक साथ रखा है, जो वैल्यू मेरी क्या हो गई, V अपॉन I बराबर रो L अपॉन में A बन गया। अब यहां से अगर मैं रो का वैल्यू निकालता हूं तो वो रो की वैल्यू क्या मिल जाती मुझे, VA I और L, ये मेरा L हो गया।
अब यहीं से काम बनने लगेगा, ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फटाक से बता दो भाई। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? V अपॉन N, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमारे पास अगर ये है तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? रो बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन में वाटर I। फटाक से ये बात मेरी मेंशन हो गई होगी, आपके सामने पता भी चल गया होगा। अब देखो आई की ये पूरी वैल्यू है, आई की ये मेरे पास पूरी की पूरी वैल्यू है, बस मैं इसी वैल्यू को यहां पे रख देना वाला हूं। ध्यान देना, मैं इसी वाले वैल्यू में आई का पूरा का वैल्यू रखूंगा और कहूंगा क्या कि पुट आई इन फर्स्ट इन दिस वैल्यू इन रो बी गेट। हम लोग पा जाएंगे, क्या पा जाएंगे? मैं आगे बढ़ाता चला जा रहा हूं, मेंशन करते रहना। रो बराबर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन में आई का वैल्यू ये ई ए एन ई वी डी इलेक्ट्रॉन वाला प्लस एन ई वी डी होल्स वाला। ये मैंने पूरा वैल्यू रख दिया और ये एरिया मेरा एक दूसरे से कैंसिल हो गया। दिख रहा होगा सर? हाँ दिख ही रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा, मैं हल्का से नीचे करने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो ठीक है, ये भाई मैंने क्या किया, बस एरिया को मैं कैंसिल आउट कर दिया, ज्यादा कुछ इसमें मेंशन मैंने नहीं किया। ठीक है, अब आगे सुनो, रो की वैल्यू ये हो गई मेरी। अब इसमें से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रॉन्स ये है और ये सारी बातें आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। अब सुनना, रो का रेसिप्रोकल मेरा कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, पहले मैं हट रहा हूं, पहले आप यहां तक की बातों को मेंशन करो, यहां तक की बातों को आप अपने कॉपी में मेंशन करो, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से मेंशन करो। सो आई थिंक सो आपने नोट्स इसका लिखा जरूर और स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब इसकी मैं आगे चलता हूं। ठीक है, मैं इधर का पोर्शन को इरेज करूंगा, जरा सुनना ध्यान से, अभी ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, अभी ये आगे का पोर्शन में यहां तक इरेज करूंगा, डेरिवेशन खत्म होने वाला। एकमात्र डेरिवेशन आपका सेमीकंडक्टर में बोर्ड में दिया गया। अब पता नहीं आपके एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं और आपको जानना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो भाई रो का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? ई अपॉन में ई, और ये ब्रैकेट में मेरे पास है एन ई वी डी ई प्लस एन ई वी डी एच, ये मेरे पास है। अब ध्यान से सुनो भाई, रेसिप्रोकल मैं देखूं कंडक्टिविटी को तो वो रेसिस्टिविटी का होता है, सिग्मा इज जस्ट इक्वल टू रो होता है। ये बात हमको सबको मालूम है, बी नो। हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि हमें ये बात मालूम है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? रो का रेसिप्रोकल होता है। देन जो सिग्मा होगा ये इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब कि E हो जाएगा ऊपर और एन ई वी डी ई प्लस एन ई वी डी एच, ये हो जाएगा आपका वी डी एच, ब्रैकेट बंद एंड होल अपॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब यार कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन खत्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर लेके जाओ। मतलब सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा ई एन ई वी डी ई अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, मैं क्या क्या करता चला जा रहा हूं, आराम से समझना, एकदम वीडियो को रोक के देख लेना, 2 बार देख लेना, लेकिन आराम से समझिएगा। पर अभी ई अपॉन नीचे हो गया, ये होल है, ये आपका ब्रैकेट बन। अब एक कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी में मोबिलिटी का पढ़ा था, और मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 12th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। ठीक है, मोबिलिटी वहां आपको मिल जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सीधे, मैं सीधे लिख रहा हूं, देन सिग्मा बराबर हो जाएगा ई एन ई, ये मोबिलिटी का सिंबल क्या होता है? म्यू ई प्लस एन ई, ये आपका फिर से म्यू एच, क्योंकि मोबिलिटी आपका होल्स का भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा। और यही आपका फॉर्मूला बन गया है, यही आपका फॉर्मूला है। बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मूला को मेंशन करिए अपनी कॉपी में, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला को मेंशन करिए अपनी कॉपी में। म्यू ई और म्यू एच क्या है? मेरा मोबिलिटी है।
ध्यान देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिए, बस आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। आपने देखा डेरिवेशन सिग्मा का डेरिवेशन में आपका मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का भी आया है, होल्स का भी आया है। ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका इसी फॉर्मूला से पूछेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका रहेगा जो न्यूमेरिकल बताएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें। आई होप नोट किया। ठीक है, अच्छा लगा। डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उन स्टूडेंट को होगा जो पहली बार सेमीकंडक्टर पढ़ते होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके ही आना है। और वीडियो में भी पढ़ी है, आप इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो में देख सकते हो, कंडक्टिविटी वगैरह आपको छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे जो मैं कंडक्टिविटी कर दिया, रो कैसे, आर, ये सब छोटे मोटे फॉर्मूला मैंने उसमें डिराइव करके दिया हुआ है, तो वहां पे आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। तो इतना डिराइव करने के बाद एकमात्र डेरिवेशन आपके सिलेबस में यही था सेमीकंडक्टर में। ठीक है, एनसीईआरटी में भी हमें नहीं लगता कि इस एक्सटेंट पे डिफाइन किया होगा, लेकिन फिर भी अगर डिफाइन किया हुआ है तो आप देख सकते हैं। मैं एनसीईआरटी देखा नहीं, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो फिर ये सिग्मा इज इक्वल टू ये हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ और आगे में हम लोग भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब पढ़ चुके हैं तो अब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर को अब हम मिलाना स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइड है। डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर है, ये वो फलाना ढिकाना, जितने भी हैं सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन शुरू कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत प्यारे तरीके से नोट्स के जरिए भी आपने अपनी कॉपी में लिखा। इस डेरिवेशन को बहुत ही सीरियस लेना, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल अगर इस सेमीकंडक्टर से आएगा तो यहां से ही आ सकता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहीं से बनती है कि न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए, और इकलौता भी है। मैं ये कहूँ कि कहीं और से अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो वहां से आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जितना इसका रहेगा। अब जरा सा आगे चलते हैं और अब हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरीके से 18th सेंचुरी में जब हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो थोड़ा सा हमें समय जरूर लगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्यारी चीज दुनिया के सामने लेके आया। और वो ईयर कौन सा था? वो ईयर था आपका 1939। कुछ लोग इसको 1914 भी बोलते हैं, लेकिन आप इस ईयर को मानेंगे 1939। 1939 में 1939 में हम लोगों ने पहली बार दुनिया के सामने पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा था। यस, मतलब पहली बार जंक्शन का कॉन्सेप्ट, पहली बार जंक्शन डायोड का जो फिनोमिनन है वो दुनिया के सामने 1939 में आया था। वो साइंटिस्ट कौन था? भाई हाँ, साइंटिस्ट तो होगा ही, और वो कौन सा साइंटिस्ट था? वो थे आपके रशेल भाईजान। अब ये वो एंड्रयू रशेल नहीं है जो क्रिकेट खेलते हैं, ये रशेल ऑहल थे। ऑहल, मैं इनका नाम लिख देता हूं, रशेल ऑहल। अब रशेल ऑहल ने पहली बार 1939 में पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिला दिया था। देखो, हम लोग सेमीकंडक्टर तो जान चुके थे, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग और एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग बहुत कम जगहों पे यूज होते थे। जब हम लोगों ने दोनों को मिलाया, और इनका मिलाना भी इतना आसान नहीं था। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ले आके फटाक से इसको मिला दिए और यहाँ पे टेपिंग कर दिया और मिलाने के बाद इसको यूज कर लिया। ये चीज इतना भी आसान नहीं था। इसको इस तरीके से मिलाने पे एटॉमिक लेवल पे ये दोनों नहीं मिल पाएंगे। तो भाई एटॉमिक लेवल पे मिलाने के लिए हम लोगों ने स्पेशल टेक्निक भी बनाया था। अब वो क्या टेक्निक है मैं तुम्हारे सामने अभी लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि जब रशेल ने पहली बार 1939 में डायोड बनाया तो हमारे पास डायोड सेमीकंडक्टर से बनने वाले बहुत से डिवाइसेस आ गए थे। डायोड आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, आपका एलईडी आ गया, आपके फोटो डायोड्स आ गए, रेसिस्टर्स आ गए, कैपेसिटर्स आ गए। तो बहुत से छोटे छोटे चीजें, बहुत से छोटे छोटे डिवाइसेस मेरे सामने बनने लगे। जब इन सभी चीजों को हम लोगों ने स्टडी किया तो भाई जाहिर सी बात है इनको क्लास देना बहुत जरूरी था कि भाई ये डिवाइसेस किस क्लास में मौजूद होंगे, ये डिवाइसेस किस क्लास में मौजूद होंगे। और उसी क्लास को मेंशन करने के लिए अपनी कॉपी में सबसे पहली हेडिंग डालिएगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्योंकि अब आप पढ़ने जा रहे हो सेमीकंडक्टर से बनने वाले डिवाइसेस को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे तुमको सेमीकंडक्टर का यूज भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मतलब सेमीकंडक्टर डायोड और सेमीकंडक्टर पेंटोड, सेमीकंडक्टर से बनने वाला आपका जो एलईडी है, जो आपका ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर और ये सब कितने हैं, ये सारे कौन कौन से क्लास में मौजूद है। तो अगर मैं इसका आंसर दूं आपके सामने तो सेमीकंडक्टर डायोड दो कैटेगरी में असाइन होते तो बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस तक मैं केवल दो कैटेगरी ही बोलूंगा, ध्यान देना, क्योंकि आपको अपने लेवल तक ही रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना है अभी। तो आपके सिलेबस तक की अगर मैं बात करूंगा तो जो पहला सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्लास बनता है वो आपका बनता है टू टर्मिनल डिवाइसेस। पहली हेडिंग लिखेगा इसमें टू टर्मिनल डिवाइसेस। नाम ही सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बता रहा है ये आपका नाम ही। मतलब मैं आपसे यही कहने वाला हूं कि ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस which have टू टर्मिनल्स, जो डिवाइसेस ऐसे दो डिवाइसेस होंगे जो हमारे पास दो टर्मिनल के रूप में मौजूद होंगे, which have टू टर्मिनल्स। सर आप इसके एग्जांपल्स दे दो आप। सर अच्छा वो टू टर्मिनल बनेगा, क्या उसका नाम भी होगा? बेशक उसका नाम भी होगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड्स का नाम देते थे, क्या बोलते थे? एनोड, कैथोड। सेम नाम के साथ मैं यहां पे भी रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन मैं उस नाम से पुराना हो चुका था एनोड और कैथोड, इसलिए हम लोग केवल इसको पी टाइप टर्मिनल और एन टाइप टर्मिनल के नाम से नए रूप में बोल देते हैं। एक्चुअल में नाम तो उसका कैथोड और एनोड भी तो बोल सकते हो, लेकिन नए टाइप में बोलने में आप इसके पी टर्मिनल और एन टर्मिनल का नाम भी ले सकते हो। तो भाई मैंने क्या बोला कि दोज डिवाइसेस व्हिच हैव अ टू टर्मिनल आर कॉल्ड, जिनको मैं क्या बोलूंगा? टू टर्मिनल डिवाइसेस। सर एग्जांपल दीजिए फटाक से, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ना भी है, पीएन जंक्शन डायोड। अब डायोड, पीएन जंक्शन डायोड आपने बनाया तो इसका रूप, दूसरा रूप अगर मैं बात करूं तो बहुत से हो सकते हैं, इसी का एप्लीकेशन भी बहुत से हो सकते हैं जो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। पीएन जंक्शन डायोड हो गया आपका, जीनर डायोड हो गया, एलईडी हो गया और ईटीसी मैं लिख दे रहा हूं। बस इतना ही मैं ईटीसी लिख दे रहा हूं। तीन डिवाइसेस मैं आपको बता दे रहा हूं, होते तो बहुत ढेर सारे, ये बात आप भी जानते हो। अब मैं अगर बात करूं दूसरी कैटेगरी की तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपका थ्री टर्मिनल डिवाइसेस। अब थ्री टर्मिनल डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस मौजूद होंगे? चलो भाई इसकी डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसकी डेफिनेशन जानते भी है, बहुत प्यारे तरीके से आप इसको लिख भी सकते हो। मैं क्या बोलूंगा भाई कि दोज डिवाइसेस which have थ्री टर्मिनल्स, जिनके पास क्या होंगे? तीन टर्मिनल्स होंगे। थ्री टर्मिनल्स called as थ्री टर्मिनल डिवाइसेस। हमारे पास उसमें भी होता था, क्या होता था? इलेक्ट्रोड में कैथोड, एनोड और एक ग्रिड होता था, आपको शायद याद होगा। इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, कैथोड और ग्रिड होता था। यहाँ पे भी दो डिवाइसेस में भी सेमीकंडक्टर जो बन रहे हैं उसमें भी तीन टर्मिनल होगा। पहला का नाम आप एनोड यहाँ पे भी बोल सकते हो, कैथोड भी बोल सकते हो, और एक जो नीचे वाला है वो ग्रिड के जैसा ही काम करेगा, आप उसको ग्रिड भी बोल सकते हो, लेकिन नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बदली, एलिमेंट्स बदले, तो नाम जब बदलेंगे तो एक का इमीटर, कलेक्टर, ध्यान दीजिएगा, इमीटर, कलेक्टर और बेस। ये मैं नाम क्यों लिया आप समझ भी गए होंगे कि इसके एग्जाम्पल में इसका रीजन छुपा है, और वो एग्जाम्पल क्या होगा? बाईपोलर ट्रांजिस्टर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल होगा आपका बाईपोलर ट्रांजिस्टर इसका एग्जाम्पल होगा। अब ट्रांजिस्टर भी दो होते हैं, आप लोग शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में था, इस बार 2022 वाले सिलेबस में से इसको हटाया गया है। आप घबराए नहीं, जो आगे वाले फ्यूचर में आप स्टूडेंट आने वाले हैं वो इनको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं ट्रांजिस्टर का वीडियो अलग बनाऊंगा, अभी ये 2022 वाला वीडियो लेक्चर चल रहा है। अब मेरी बात सुनिए,
बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बाद और भी सब कुछ इसमें है। यस बिल्कुल, बहुत से इसमें है। SCR ETC एम्पलीफायर्स वगैरह इसी में आ जाएंगे। ऑक्सीलेटर्स वगैरह भी काम कर सकते हैं ट्रांजिस्टर का, वो इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको एक छोटा सा बस एक व्यू दे रहा हूं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम लोगों ने दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्लास आपका हुआ है क्या, टू टर्मिनल डिवाइसेस, ध्यान से लिखिएगा इसको, टू टर्मिनल डिवाइसेस। और दूसरा क्लास आपका क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइसेस। इसको फटाक से आप अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि मैं आपका ये नोट्स भी प्रिपेयर हो रहा है। तो इसको लिखने के बाद हम लोग अब आगे चलेंगे और टू टर्मिनल डिवाइसेस का स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे जर्नी। और उसमें सबसे पहले हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये फॉर्म होता है, सारी प्रक्रिया हम लोग उसके बारे में जानने वाले। तो जल्दी से लिख लो, मैं हट रहा हूं। सो आई होप सो इसको आप लिख लिए होगे। तो अब मैं आगे चलता हूं, इसको इरेज करूंगा और इरेज करने के बाद अब चलते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड की तरफ। देन पीएन जंक्शन डायोड की अगर मैं बात करूंगा तो पीएन जंक्शन डायोड आप अपने कॉपी में हेडिंग बहुत बड़े तरीके से लिखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। आप अपने कॉपी में भी इसी तरीके से बड़ी सी हेडिंग लिखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड की अगर मैं बात कर लूं तो भाई हम ये बात तो जान चुके हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर अकेले और पी टाइप सेमीकंडक्टर अकेले बहुत लिमिटेड जगहों पे यूज होंगे। ठीक, अब मुझे इन दोनों को कंबाइन ही करना चाहिए था और ऐसा ही रशेल ने 1939 में किया था। अब रशेल ने जब 1939 में दोनों डिवाइसेस को, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में कोलैप्स कराया का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डोप कराया, तो कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूटिलाइज की गई होगी, मतलब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में कैसे मिला देते हैं। अब ऐसा तो था ही नहीं, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि ये पी टाइप का बार लेके आया, मैं एन टाइप का बार लेके आया और ये फटाक से इसको मिला के टेपिंग कर दिया। अब ऐसा भी तो मैं नहीं करने वाला था, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पी टाइप को एन टाइप से जोड़ी थी। अब उस पहले टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, जोड़ने के बाद क्या हुआ था वो तो बाद में देखा जाएगा ना। तो जोड़ा कैसे गया था ये हम देख लेते हैं, लेकिन एक लाइन में आप पीएन जंक्शन डायोड के हिस्ट्री में ये जरूर लिखिएगा कि रशेल ने 1939 में इसको डिस्कवर किया था। हालांकि मैं नोट्स तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड के लिए पहला हेडिंग में और पहली लाइन में ये जरूर लिख लीजिएगा कि रशेल इन 1939 discovered the डायोड जंक्शन, या ऐसे मैं बोलूं तो पीएन जंक्शन, ऐसा मैं लिख सकता हूं पीएन जंक्शन। रशेल ही वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार दुनिया के सामने 1939 में डायोड का कॉन्सेप्ट लेके आ गया था। अब इस डायोड के कॉन्सेप्ट जब रशेल ने इसके पास में लाया था तो ये डायोड क्या कर पाया था, ये सारी कहानी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप अपने कॉपी में एक छोटी सी हेडिंग लिखिएगा, वो हेडिंग ये रहेगा, मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन। सर फैब्रिकेशन वर्ड थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए और बताना भी पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और आसान सा वर्ड लाता हूं, मेथड्स ऑफ, चलो जो जिससे तुम फेमिलियर हो वही मैं कर दे रहा हूं, डोपिंग, मेथड्स ऑफ डोपिंग द पी टाइप विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे हम लोग मेथड क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे, कंडक्टर, वो देख लेते हैं। चलिए ये आप हेडिंग लिख लो, मेथड्स ऑफ डोपिंग द पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। वो कौन कौन से मेथड है जो हमारे सेमीकंडक्टर में यूटिलाइज होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ बनाने के लिए। ठीक है, आप फटाक से इसको कॉपी में नोट करें, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से हेडिंग बनाएं। जो पहला मेथड मेरा सेमीकंडक्टर पी टाइप को एन टाइप से मिलाएगा, वो मेथड कौन सा है, वो मेथड लिखिएगा, फटाक से अपने कॉपी में लिखिएगा, दिक्कत मत नहीं होना चाहिए। ग्राउंड जंक्शन मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप घबराओ मत, पहले लिखते चले जाओ। ग्राउंड जंक्शन मेथड पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड है आपका फ्यूज्ड जंक्शन
मेथड। ये आपका दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड जिसमें हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं, मतलब कि डोपिंग करते हैं, पी टाइप को एन टाइप से मिलाते हैं, वो है आपका डिफ्यूजन मेथड, डिफ्यूज कराते हैं। ठीक है। चौथा मेथड, सर ये सब हमारे सिलेबस में क्या पूछेगा क्या, ये पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पॉइंट आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, और आपका नोट्स थोड़ा सा यूनिक बने उसके लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है। तो आपकी नॉलेज के पर्पज से ये है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जिनको इस वीडियो में मतलब कि इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसको स्किप कर सकता है, आगे बढ़ जाए और सीधे मैं आगे वाले वीडियो में पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो वो पढ़ सकता है। लेकिन ये बेसिक है, इसलिए मैंने बोला था मास्टर वीडियो दूंगा, तो इसलिए मैं इसको दे रहा हूं। ठीक है। चौथा मेथड, अगर मैं चौथा मेथड की बात करूंगा तो चौथा मेथड में हम लोग बोलते हैं प्लेनर डिफ्यूज्ड मेथड, प्लेनर डिफ्यूज्ड मेथड। ये आपका प्लेनर डिफ्यूज्ड मेथड होता है। और लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वाले में आपको बोला जाता है पॉइंट कांटेक्ट मेथड। ये आपके 5 मेथड है जो अभी प्रेजेंट टाइम में यूज किए जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाने के लिए। ठीक है। तो ये आप मेथड्स आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ आप मेथड्स आप इसको जानिएगा। ग्राउंड जंक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पी टाइप स्लैब को लेते हैं या तो एन टाइप स्लैब को लेते हैं, उस एन टाइप स्लैब के ऊपर में पी टाइप की इंप्योरिटीज को हम लोग ग्रोथ करा देते हैं। अब ग्रोथ कैसे कराते हैं, वैसा ही जैसे कि हम लोगों ने डोपिंग किया था पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जैसे कि हम लोगों ने मंगा लिया था ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज, उसको डोप किया था, ठीक वैसे ही इसमें हम ग्रोन करा देते हैं, इसलिए मेथड हो जाता है ग्रोन जंक्शन मेथड। यहाँ पे हम एक ही स्लैब में दूसरे वाले को ग्रोन कराते हैं, दूसरे वाले को बना लेते हैं। ध्यान देना, दूसरे वाले में हम लोग बोलते हैं फ्यूज जंक्शन मेथड। फ्यूज जंक्शन मेथड में क्या करते हैं भाई, हम लोग एनर्जेटिक पार्टिकल्स के साथ में उसको फ्यूजन कराते हैं। फ्यूजन कराने में पी टाइप का स्लैब हमारा मौजूद होता है और उसको फ्यूजन के जरिए हम लोग दूसरे एलिमेंट को ले जाके वहां पे फ्यूज करा देते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज जंक्शन टाइप। डिफ्यूजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कुछ फ्यूज वाले के तरह डिफ्यूजन प्रोसेस भी मायने रखता है। दोनों स्लैब आमने सामने रहता है, हाई थर्मल एनर्जी और हाई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए दोनों को हम लोग डिफ्यूज कराते हैं, एक दूसरे के साथ में एटॉमिक लेवल पे कोलैप्स कराते हैं। आगे चलिए, प्लेन डिफ्यूजन मेथड इसी का एक पार्ट है, मैंने अलग कर दिया है। ये सारी बात आप आगे चल के बीटेक में पढ़ने वाले हो या ग्रेजुएशन जो भी अगर आप बीएससी करते हैं तो वहां पे भी पढ़ने वाले हैं। लास्ट में मैंने बोला है पॉइंट कांटेक्ट। कैट विस्कर का शायद आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। कैट विस्कर टाइप में हम इसको फॉर्म करते हैं, मतलब कि हम एक पॉइंट शार्प एज पे डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और डिस्चार्ज पार्टिकल्स को ले जाके आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कोलैप्स करा देते हैं। जैसे इंजेक्ट करना होता है, सुई की तरह इंजेक्ट कर देते हैं, वैसा ही काम हम लोग यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट मेथड में करते हैं। तो ये सारे आपके मेथड्स हैं जो डोपिंग में यूज होते हैं पी टाइप स्लैब को एन टाइप स्लैब के साथ मिलाने में। अब हम लोग चलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मिला चुके हैं, अब मिलाने के बाद उसका प्रोसेस क्या होता है वो जान लेते हैं। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं। जान लिया हम लोगों ने कि किस तरीके से पीएन जंक्शन को हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब कि डोपिंग का क्या प्रोसेस होता है, पी टाइप को एन टाइप को कैसे मिलाया जाता है, ये बात जान लिया। जब तुम ये बात जान लियो तो एग्जाम में कहीं कहीं आपसे ये कभी पूछ लिया कि बताओ पीएन जंक्शन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन कैसे करोगे। भाई मैंने तुमको ओरली तो ये बोल दिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दो और मिलाने के बाद जो अरेंजमेंट तुम्हारा बना, ये दोनों अरेंजमेंट बन गए। ये जो अरेंजमेंट तुम्हारा बना, ये अरेंजमेंट ही क्रिस्टल का कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड या तो सेमीकंडक्टर डायोड। तो इस बात को मैं थोड़ा सा तुम्हारे सामने नोट्स के जरिए आपकी कॉपी में लिखवा भी दे रहा हूँ, फटाक से आप इसको लिख लो। मैं फटाक से इसको आपको आपके सामने ला दे रहा हूँ। नोट्स आपके सामने पीएन जंक्शन डायोड का अगर मैं नोट्स लिखूं तो ये लिख सकता हूँ, क्या लिखा है ध्यान से देखना। When a p-type semiconductor is brought in contact, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ये लेके आए जबरी और ये लेके आए जबरी उसको टच करा दिया हो गया, ऐसा भी नहीं कराना है। ठीक है, तो मैं उसको एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट मिलाऊंगा। ठीक, और उसकी टेक्निक इसके जस्ट पहले ही मैंने मेंशन किया था 5। अब जब तुमने एटॉमिक और लेवल पे उसको कांटेक्ट किया किसके साथ, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, तो उसके स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आएगा।
ध्यान देना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन कॉन्टिन्यूअस एज इट इज, जैसे वो था बाउंड्री के साथ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आएगा। हाँ, जंक्शन के क्रॉस में दिखा रहा हूं कि जंक्शन क्या है, कि बाउंड्री के क्रॉस में जो अरेंजमेंट है वो दोनों एक दूसरे से एटॉमिक लेवल पे जुड़ जाएंगे। अब जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट होगा क्रिस्टल का, पी टाइप वाला और एन टाइप वाला, जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट होगा उस रिजल्टिंग अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड या तो जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। अब देखो हुआ क्या था, ये मैं यहाँ पे थोड़ा फिगर बना दे रहा हूं। ये आपका था पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर किसके साथ में कोलैप्स किया है, किसके साथ में डोप किया गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में। मैं यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख दे रहा हूं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये इसके बगल वाला कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो भाई देखो इसके दो टर्मिनल तो निकल गए ना, एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो टर्मिनल नंबर फर्स्ट, टर्मिनल नंबर सेकंड, इसको हम पी टर्मिनल भी बोल सकते हैं, इसको हम एन टर्मिनल भी बोल सकते हैं। तो दो टर्मिनल हुआ, इसलिए मैंने इसका नाम दिया डायोड। ठीक, और ये पी टाइप और एन टाइप से मिल गया, इसलिए मैंने इसका नाम दिया क्या, पीएन डायोड। अब सभी जंक्शन बीच में कैसे आ गया, क्योंकि बीच में कोई ना कोई जरूर आ जाता है, और ये जो बाउंड्री बीच में आई है, इसी बाउंड्री को हम लोग नाम देते हैं क्या, जंक्शन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पीएन जंक्शन डायोड। देखो ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से, बहुत बारीक समझना, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम ही पड़ा है, जो पूरे काम को इसको बता रहा है। ठीक, तो ये एक छोटा सा मैं आपका अरेंजमेंट बताया हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर का। अब इसको जब सर्किट में तुम यूज करोगे तो सर्किट के लिए भी कुछ सिंबल होना चाहिए, जैसे कि रेसिस्टर का सिंबल हम लोग इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, बल्ब का सिंबल हम इस तरीके से बना देते हैं। तो हर चीज का एक इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में सिंबल होता है, उसी तरीके से पीएन जंक्शन का भी तो सिंबल होना चाहिए। तो पीएन जंक्शन का सिंबल हमारा ये होता है, मैं आपके सामने इसका सिंबल बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये सिंबल आपका पीएन जंक्शन, अपने से कुछ मत बना लेना कि बढ़िया लगने के लिए हम इसको ऐसे ऐसे बॉक्स में कर देंगे, कर ले, कुछ नहीं। पीएन जंक्शन का जो सिंबल होगा एज इट इज वैसे बनाना, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे वो सिंबल किसी और को बन जाएगा। हाँ, अगर इसके लाइन में मैं थोड़ा सा भी चेंजेस किया तो इसके चेंजेस आपके पीएन जंक्शन का सिंबल नहीं रहेगा, किसी और डिवाइस का सिंबल बन जाएगा। मैं डिवाइसेस आते जाएंगे, मैं उनका सिंबल तुम्हारे सामने लिख दूंगा। तो देखो ये जो आपका ट्रायंगुलर वाला पोर्शन नजर आ रहा है और ये जो तुम्हारा लाइन नजर आ रहा है, ये आपके टर्मिनल्स को दिखाते हैं। ये जो टर्मिनल वाला, ये आपका ट्रायंगल वाला जो है वो आपका दिखाता है पी टाइप रीजन को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी रीजन, ये आपके पी रीजन को दिखाता है। ठीक, और ये आपका ये जो बार लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एन रीजन। बहुत बारीक से और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल होगा ये टर्मिनल पी रीजन टर्मिनल होगा, और ये आपका टर्मिनल क्या होगा, एन रीजन टर्मिनल होगा, और ये सिंबल आपका किसका सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, फटाक से इसको दोनों को नोट करिए और इनको अपने कॉपी में नोट्स के जरिए प्रिपेयर करें। जल्दी से मैं हट रहा हूं, सो आई होप नोट किया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ, इसके फॉर्मेशन की तरफ। अपने कॉपी में हेडिंग में बोल ही दे रहा हूं, बना लो, वो हेडिंग रहेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख दूं फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, या तो फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन बैरियर। ठीक है, तो ये बहुत से नाम से रह जाएगा, मैं अभी यहाँ मेंशन भी कर दे रहा हूँ। चलिए इसको इरेज करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैंने आपके सामने लिख दिया है, क्योंकि अब हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड डिफाइन किया जा सकता है। मैंने आपको उसका सिंबल भी बताया, मैंने आपको उसका एक छोटा सा मैं कह सकता हूँ कि डायग्राम भी बना के दिखाया। अब जरा आगे चलते और पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे बनता है, भाई फॉर्म कैसे होता है। जंक्शन के क्रॉस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके का ब्रेकर बना लेते हैं, बैरियर बना लेते हैं। तो इस बात का पूरा इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको देने वाला हूं। जल्दी से अपने कॉपी में हेडिंग लिख लो, क्योंकि मैंने हेडिंग तो लिख दिया है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। तो चलो भाई, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं पहले आपके सामने लेके दिखा दे रहा हूं। ये रहा मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ठीक इसके बगल में मैंने फैब्रिकेशन के जरिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को बना चुका है। अब देखो, अब एक बात बताओ, मैं ही अगर तुमसे पूछूं तो अपने मन में ही उसका जवाब दे देना कि अगर ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा। देन डेफिनेटली आपके जो अंतरात्मा है वो कहेगा कि सर होल्स होगा, एकदम बेशक तौर पे ये होल्स ही होगा। क्लियर, होल्स होगा। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दे रहा हूँ, ये कौन है मेरे, ये है मेरे
होल्स है। ठीक, अब मैं तुमसे पूछूं कि एन रीजन में मेरे मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? मेजोरिटी मतलब जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद हो। तो एन रीजन में मेरे एन से मतलब नाम याद करो, एन मतलब क्या? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कौन कौन होता है नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि एन रीजन में कौन मौजूद रहेंगे? मेरे इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। तो यहां पे मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए ये थोड़ा सा सॉलिड लाइंस सॉलिड डॉट्स ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद है। अब एक बात सुनो, जैसे ही तुमने इसको एक दूसरे के साथ में डोप्ड किया, वैसे ही इन दोनों में हलचल होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत गहरा प्यार होता है, और जो बहुत गहरा प्यार होता है वो उसको दूर रहने नहीं देता है, वो आपके अपने पास बुला लेता है। यही काम इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है। इन दोनों के बीच में बहुत गहरा वाला लगाव है, और ये इसको अपने तरफ खींचेगा। जब अपने तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ा चला आएगा। ये कहेगा भाई आ जाओ, वैकेंट है, खाली जगह है, एकदम आ जाओ। ये दौड़ा चला आएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा करेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कुछ बोलते हैं, और ये ओवरऑल में कुछ जो फिनोमिनन्स इसके साथ में होने वाले हैं, उस प्रोसेस को मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने भी मेंशन करने वाला हूँ। पहले एक बात ये जान लो कि ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री बनाया हमने, ये बाउंड्री कौन सा बाउंड्री है? इसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन मतलब कि ऐसे आप समझ लीजिए, मेरे यहाँ बगल में एक इलाहाबाद जंक्शन है, जहां पे बहुत से रूट्स बनी हुई हैं। ठीक है, कहीं एमपी जाने का, कोई बनारस जाने का, कोई दिल्ली जाने का। तो जंक्शन का सेंस क्या होता है कि जहां पे दो टर्मिनल्स एक दूसरे से मिलते हो, ऐसा हम ये कर सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो टर्मिनल एक दूसरे से मिलते हो। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, पी टर्मिनल एन टर्मिनल से मिल रहा है। जिस बाउंड्री में ये दोनों मिल रहे हैं, उसी बाउंड्री का ही नाम क्या दिया जा रहा है? जंक्शन नाम दिया जा रहा है। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि इतनी बातें तो आपके पास मौजूद है इंफॉर्मेशन के रूप में। अब मैं अगर बात करूं कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, तो हमारा ये जो फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में डिफाइन किया जा सकता है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला आपसे ये कि व्हेन पी टाइप डोप्ड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने क्या बोला? जब आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका वैन यहां थोड़ा सा मैं अलग कर दे रहा हूं, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर डोप्ड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर then the boundary called as junction and along the junction, ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से लिखना, along the junction three phenomenon happened। अब वो कौन कौन से फिनोमिनन है? विच आर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं विच आर। जंक्शन के एक्रॉस में आपके कुछ फिनोमिनन हैपन होंगे। वो कौन कौन से फिनोमिनन है? पहला फिनोमिनन का मैं नाम दे रहा हूं, जिससे आप जंक्शन बैरियर का मैकेनिज्म समझ सकते हो। पहला फिनोमिनन आपका होगा डिफ्यूजन फिनोमिनन, इसके एक्रॉस में होगा। दूसरा फिनोमिनन जो होगा आपका ड्रिफ्टिंग फिनोमिनन जो देखा जाएगा। सर अब फटाक से वो तीसरा वाला भी बता दीजिए, दोनों के बारे में हमने तो सुना है, तीसरा वाला क्या होगा? तीसरा वाला मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये तीसरा वाला हो सकता है आपको मैक्सिमम किताबों में ना मिले, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए ये तीसरा वाला प्रोसेस बताने जा रहा हूं। और वो किताबों में लिखा जरूर रहता है, लेकिन उस प्रोसेस का नाम वहां मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको लोग बहुत बड़ा चीज नहीं समझते। लेकिन मैं आपके लिए उस छोटे चीज को भी बड़ा बना के थोड़ा सा बता रहा हूं, और वो है आपका सैचुरेशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रोसेस आपके जंक्शन के क्रॉस में देखा जाता है जब आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ डोप्ड किया जाता है। पहला आपका होता है डिफ्यूजन, दूसरा आपका होता है ड्रिफ्टिंग, तीसरा आपका होता है सैचुरेशन स्टेट। अब ये तीनों क्या है? इसी तीनों में आप पूरा ये मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के। सर जल्दी से थोड़ा सा हट जाइए, मैं इसको नोट करने वाला हूं। चलो अच्छा, फटाक से नोट करो, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, जल्दी से नोट करो, मैं इसको इरेज करके फटाक से नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं।
आई होप सो लिख लिया होगा और मैं इसको इरेज करने वाला हूं और इरेज करके जरा सा लाइन बाय लाइन इस सारे तीनों प्रोसेस को हम समझेंगे और फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को बहुत प्यारे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। तो वापस आ गए हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अब बारी बारी से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। तो स्टेज नंबर फर्स्ट अपने कॉपी में लिखिएगा जो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, या तो मैं प्रोसेस नंबर फर्स्ट भी इसको बोल सकता हूं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन पहला स्टेप लिखिएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस। अब इस डिफ्यूजन के बारे में जरा सा पहली बातों को सुन लो, फिर मैं इसको नोट्स के तहत लिखवाता हूं। देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, एक बात तो तुमको मालूम है ना कि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? किस वाले रीजन में? पी वाले रीजन में कंसंट्रेशन है मेरा ज्यादा होल्स का, और एन वाले रीजन में कंसंट्रेशन है ज्यादा मेरा इलेक्ट्रॉन्स का। जब कंसंट्रेशन ज्यादा किसी चीज का हो जाता है तो वो लो कंसंट्रेशन की तरफ भागता है। ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। छत के ऊपर टंकी लगी हुई है, उस टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है। अगर आप नीचे नल खोल देते हैं नीचे ग्राउंड वाले फ्लोर पे, तो वाटर का सप्लाई नीचे की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है और उसको वो नीचे भेज के अपने अमाउंट को बैलेंस करता है। ठीक वैसा ही काम हमारे इसके साथ होता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ ज्यादा है, होल्स की संख्या यहाँ ज्यादा है, तो ये इसके तरफ भागेगा और वो इसके तरफ भागेगा। इसी जंक्शन को एक क्रॉस करते हुए जंक्शन को पूरी तरीके से कोलैप्स करके तोड़ते भागते ये जो बाउंड्री के पास में इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत आपके होल्स को कैप्चर करेंगे। जो साइट वहां मौजूद होगी, जो खाली जगह वहां मौजूद होगी, उस खाली जगह को वो आगे आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरीके से भर लेंगे। जहां से ये छोड़ के जा रहे हैं बाबा, वहां पे भी तो ये वैकेंट स्पेस फिल कर रहा है, वह बना रहा है। अब वैकेंट स्पेस जहां से ये छोड़ के गया वहां भी बनना, ध्यान देना। होल्स यहां तो पहुंच गया, इस रीजन में मेरे होल्स यहां से आ गए, लेकिन जहां से वो गए हैं वहां पे तो मेरा भाई सॉरी मैं बोल दिया होल्स के बारे में। वो इलेक्ट्रॉन वहां से तो मूव करके चला आया, लेकिन जहां से वो गया है वहां पे वो क्या क्रिएट कर गया? साइट क्रिएट कर गया, वैकेंट स्पेस क्रिएट कर गया। इसी फिनोमिनन को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करने वाले चार्ज कैरियर, मोबिल चार्ज कैरियर जो मूव करते हैं उनको हम मोबिल चार्ज कैरियर बोलते हैं। उसी फिनोमिनन को हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूजन। बहुत बहुत बारीकी से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं आएगा समझ में वीडियो रोक के बैठ जाके फटाक से देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पहलू फर्स्ट स्टेज है जिसमें मैंने आपको साफ साफ शब्दों में हिंदी में बोल रहा हूं, उर्दू में नहीं बोल रहा हूं, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूं जो आपको नहीं समझ में आए। मैं सीधा बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक भागा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लोअर कंसंट्रेशन था। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे यहाँ पे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद थे और कुछ ही होल्स यहाँ पे मौजूद थे जिनकी संख्या बहुत कम था। और जब वो इलेक्ट्रॉन उस रीजन से दौड़ के भाग के इस रीजन तक पहुंचा तो जहां से वो गया वहां पे वैकेंट स्पेस बन गया। उसी वैकेंट स्पेस को मैं वहां पे होल्स के जैसा भी नाम दे सकता हूं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जो जगह लिया है, ये वैकेंट स्पेस को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। यस, मैं यही कह रहा हूं, न्यूट्रलाइज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, न्यूट्रलाइज हो गया। अब जब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? डिफ्यूजन। मतलब सर डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच व्हेन द पी टाइप इज डोप्ड विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर। सर आराम से बोले, डर रह जाए। पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ डोप्ड करते हैं तो जंक्शन के क्रॉस में इलेक्ट्रॉन्स का हायर कंसंट्रेशन एक साइड और एक साइड लोअर कंसंट्रेशन, और वो एक साइड का इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप करके फटाक से लोअर कंसंट्रेशन तक अपने आप को बैलेंस करने पहुंचते हैं और खाली जगह देखते बैठ जाते हैं, उसी बाउंड्री के तरफ बैठ जाते हैं। बस भाई मैं तो खाली जगह पा गया, अपना सीट पा गया। ठीक वैसा ही काम हो गया जैसे कि आप सपोज कर लो कि एक बस में खाली बस है और उस खाली बस में बाहर बहुत लोग खड़े हैं उस बस के अंदर जाने के लिए। जैसे ही जो लोग आगे घुसेंगे वैसे ही जहां जहां सीट मिलेगा वहां वहां वो सीट बैठते चले जाएंगे। समझ रहे हो? वैसा ही काम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ करता है। अब वो अपना सीट भर दिया, बैठ गया आराम से, आगे नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, अब आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं आगे बढ़ेगा भाई? एक समय के बाद में इधर जितने इलेक्ट्रॉन घुसे हैं उधर जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो बैलेंस हो जाएगा।
फर्दर यही इलेक्ट्रॉन कह देगा कि भैया खाली नहीं है जगह, मैं तो बैठ गया हूं, मैं बाउंड्री के सरफेस की जगह पे एकदम आप लोग को एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि नहीं यार अब मत आओ, क्योंकि ये खाली जगह नहीं है, हम लोग बैठ चुके हैं, इधर का कंसंट्रेशन इधर कंसंट्रेशन अब बराबर हो चुका है, अब तुम डिफ्यूजन को रोक दो। मतलब डिफ्यूजन क्या हुआ मैंने आपको बातों बात में बता दिया। चलो इसका जल्दी से नोट्स देख लेते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे क्या होते हैं। चलिए भाई नोट्स आ गया आपका, फटाक से नोट्स को देख लो। क्या नोट्स कर रहा है कि डिफ्यूजन में क्या क्या एक्चुअल में होता है। ड्यू टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इन द p region to n region, holes star diffuses into n region, similar happened for the electrons। मैंने क्या साफ शब्दों में लिखा है कि होल्स का कंसंट्रेशन p रीजन में ज्यादा है और n रीजन में कम है। ऐसा ठीक इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन n रीजन में ज्यादा है और p रीजन में कम है। दोनों के कंसंट्रेशन के डिफरेंस से दोनों एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट कर जाते हैं और इसी फिनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं क्या, डिफ्यूजन। यहाँ पे मैंने साफ शब्दों में लिखा है। फिर मैंने क्या बोला कि सो होल्स डिफ्यूजेस p to n लिव्स नेगेटिव एक्सेप्टर। भैया मेरा होल्स लीव कर रहा है, यहाँ से होल्स यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां आ रहा है, वहां के वैकेंट स्पेस फिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया। ये रीजन क्या हो गया, ये रीजन इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे मेरे होल्स आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। यही बात मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेप्ट फलाना और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेप्ट ढिकाना। तो आगे चलते हैं और फिर इसी माइग्रेटिंग प्रोसेस को देखो मैंने लिख दिया है कि डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में मेंशन करिएगा। लास्ट में मैंने क्या बोला है कि द स्मॉल रीजन इन द वैकेंसिटी ऑफ द जंक्शन which deflected of the free charge carrier is called deflection layer। आपको शायद यहाँ पे देखना होगा, मेरा मार्कर कहाँ गया, ये आपको शायद यहाँ पे देखना होगा कि ये जो रीजन है, जिस रीजन तक आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स घुस जा रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने, उस रीजन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, उस रीजन का हम लोग नाम दे रहे हैं डिप्लेशन रीजन। ध्यान देना मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, इस रीजन का नाम हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डिफ्लेशन रीजन। डिप्रेशन रीजन मेरा वो रीजन हो गया जिस रीजन में मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके रुक गए और कुछ होल्स वहां पे जाके रुक गए। फर्दर जो आपका ट्रांसफर था, फर्दर आपका जो डिफ्यूजन प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया। एक पॉजिटिव चार्जेस की यहाँ पे मैं देख रहा हूँ होर मच गई और एक नेगेटिव चार्जेस की यहाँ पे जंक्शन के दोनों एक क्रॉस में होर मच गई। और मैं इसीलिए अभी मैं आगे प्रोसेस में आपका जो सेकंड वाला है वो डिफाइन करने वाला हूं, तो उसमें आपको बैरियर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना आप फटाक से लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं। सो वही लिख लिया होगा, चलो स्टार्ट कर देते हैं आगे का प्रोसेस, क्योंकि इसको मुझे इरेज करना होगा और हो गया इरेज कर दिया हम लोगों ने। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन के बाद ड्रिफ्टिंग करो। ड्रिफ्टिंग वाला फिनोमेनन आपको समझ में तब आएगा जब आप एक बात यहाँ पे सीख चुके हो, क्या कि यार डिफ्यूजन में हुआ क्या था कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन टाइप से पी टाइप में घुस गए थे, ठीक, और हमारे होल्स इसके जस्ट अपोजिट फिनोमेनन शो कर गए थे। अगर मैं तुमसे एक बात कहूं, क्या वो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एंटर किए हैं उन्होंने एक्चुअल में इसकी पोटेंशियल एक डेवलप कर लिया है, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप कर लिया है, और जो होल्स यहाँ एंटर किए हैं वो एक्चुअल में एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप कर लिया है, जिसके वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जंक्शन के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। एक छोटा सा मैं अगर बैटरी मान के चलो, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा मैं एज्यूम किया हूं कि एक छोटा सा बैटरी अगर मैंने जंक्शन के क्रॉस में लगा दिया तो वो पोटेंशियल का काम करने लगेगा जंक्शन के दोनों के क्रॉस में। मतलब सर मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे क्या बन गए, एक टाइप के पोटेंशियल बन गए। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं इसका ग्राफ बना दे रहा हूं। सपोज कर लो कि ये मेरे लेयर्स बन रहे हैं, मतलब कि वो जो डिप्लेशन लेयर मैंने अभी जस्ट उसका नाम दिया था, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल हाई है तो मैं इस पोटेंशियल को हाई रीजन बना रहा हूं, और यहां से ये पोटेंशियल मेरा लो हो गया है। जो पोटेंशियल में गिरावट महसूस की गई है, ये जो पोटेंशियल में गिरावट महसूस की गई है, इस पोटेंशियल को गिरावट को हम लोग नाम देते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर। जो पोटेंशियल बैरियर फर्दर ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को रोक देगा, इसका मैं नाम क्या ले रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, ये बात अभी मैं मेंशन यहाँ पे करूंगा। यही पोटेंशियल बैरियर आपके फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन को रोक देने वाला है। लेकिन फर्क यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब ये पोटेंशियल बैरियर आया
तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ स्टेबलिश हो गई। जिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या बना, ध्यान से देखना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा ये बन गया भाई, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां बनेगा वो पॉजिटिव से निगेटिव ही जाएगा और ये आपके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया जंक्शन के अक्रॉस में। अब ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, वो क्या करेगा, वो जो माइनॉरिटी कैरियर था भाई, यहां पे माइनॉरिटी कौन था, इलेक्ट्रॉन, यहां पे माइनॉरिटी कौन था, होल्स, उस माइनॉरिटी कैरियर के ऊपर अपना डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा और उसी डोमिनेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करके अदला बदली करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी की बात की जा रही है, मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्टिंग देखी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां आता है वहां इलेक्ट्रॉन को वो खींचता है और खींचने की फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो बहुत छोटे अमाउंट में यहाँ मौजूद है, वो छोटे अमाउंट अपना डोमिनेशन उस छोटे छोटे अमाउंट ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे करेगा, जो माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे किस प्रोसेस के दौरान, ड्रिफ्टिंग के दौरान। क्योंकि ड्रिफ्टिंग वही फिनोमेनन तब देखा गया जब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के क्रॉस में बन पाया है। तो ये प्रोसेस था आपका ड्रिफ्टिंग का। इस प्रोसेस का मैं नोट्स यहां मेंशन कर रहा हूं, जल्दी से इस प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है दोबारा रिप्ले करके देखो, वीडियो को फिर से पीछे जाके देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका अब नोट्स लिखने जा रहा हूं ड्रिफ्टिंग का। सो ये रहा आपका नोट्स, भाई फटाक से इसको देख लो क्या कह रहा है कि when the electrons collected in the p region and holes collected in the n region of the junction, then this set up a difference of the potential across the junction called as a potential barrier. The potential barrier is stopped further diffusion and set up the internal barrier electric field. बहुत प्यारे तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही बात लिखा है कि जब आपका ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, होल्स उधर जाएंगे, तो वो उन्होंने क्या कर दिया कि एक पोटेंशियल बैरियर बना दिया, एक तरीके के पोटेंशियल को डिफरेंस को बता दिया, जो मैंने इस डायग्राम में यहाँ पे बनाया है। ध्यान समझिएगा, ये पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप कर दिया, जिस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ पोटेंशियल बैरियर। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पोटेंशियल बैरियर की पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको मेंशन जरूर करिएगा। उसके बाद हमने क्या कहा कि पोटेंशियल बैरियर ने एक्चुअल में फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सेटअप कर लिया क्या, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा योगदान था इस प्रोसेस में, ड्रिफ्टिंग वाले प्रोसेस में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो ड्रिफ्ट करने वाली वो ताकत नहीं आएगी, वो ड्रिफ्टिंग वो ताकत ही है। और इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एन रीजन एंड होल्स टुवर्ड्स द पी रीजन ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ ड्रिफ्टिंग। इसी फिनोमेनन को हम लोग ड्रिफ्टिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता था तब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किए जाते थे, खींचे जाते थे। उसी फिनोमेनन का यूज यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेचर कर रहा है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान समझना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको साफ साफ शब्दों में कहा कि जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ इंटरनली, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया कि एक ड्रिफ्टिंग कैपेबिलिटी ला दिया। किसके पास ड्रिफ्टिंग कैपेबिलिटी ला दिया? जंक्शन के क्रॉस के पास में ड्रिफ्टिंग कैपेबिलिटी ला दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मिनोरिटी कैरियर जो आपके होल्स थे, यहाँ पे जो मिनोरिटी कैरियर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इसके तरफ भागे, होल्स इसके तरफ भागे। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि न्यू बॉन्ड भी ब्रेक हुए, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो ये फटक से ड्रिफ्टिंग फिनोमेनन लिखो। लास्ट वाला आपका सैचुरेशन वाला था, जब आपका सारा फिनोमेनन रुक जाएगा तो ये दोनों का फंडा स्टॉप हो जाएंगे। तो इसको लिखो, मैं आपको फिर आगे की तरफ से लेकर चलता हूँ। सो आई होप इसको लिखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी से इसको इरेज करते हैं और लास्ट वाला फिनोमेनन आपको बता देता हूँ। भाई देख लो, नोट्स के साथ मैंने थर्ड वाला प्रोसेस लेकर आया है, क्योंकि इस बात को जल्दी से खत्म करेंगे और इस बात में बहुत ज्यादा दम नहीं है, फिर भी मैंने आपके समझने के लिए इसको नोट्स में आपके मेंशन कर दिया। क्या है समझिएगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलिश हुआ था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या स्टॉप कर दिया था? फर्दर, मैं यहाँ पे फर्दर लिखने वाला था, यहाँ फर्दर मेंशन कर लेना, फर्दर डिफ्यूजन एंड ब्रिंग द पीयर जंक्शन डायोड इनटू द सैचुरेशन स्टेट। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टेबलिश हुई है वो आपके फर्दर इलेक्ट्रॉन को, उधर वाले इलेक्ट्रॉन को, इधर वाले होल्स को रोक देगा, नहीं जाने देगा। उसमें क्यों नहीं जाने देगा?
क्योंकि उसने एक पोटेंशियल बैरियर स्टेब्लिश कर लिया है। वही इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके जाएगा जिसके पास कितने एनर्जी होगा, इतनी एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू, और अदरवाइज वो नहीं जाएगा। और वो किस स्टेट में रहेगा, सैचुरेशन स्टेट में रहेगा। इसी फिनोमेनन को हम लोग बोले हैं सैचुरेशन फिनोमेनन। तो इस बात को फटाक से लिखो, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नोट्स में क्यों लिखवा रहा हूं आप जानते हो, क्योंकि नोट्स आपको मास्टर क्लास वाला बनाना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको मेंशन करें, मैं हट रहा हूं, ठीक है। ये आपका प्रोसेस पूरा होता है पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्म होने का। सो आई होप इसको लिख लिए होंगे, और अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और अब चलते हैं पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन। तो आप समझ गए हम लोग, लेकिन अब इसको बनाने लिए जब हम लोग बना चुके हैं, बैरियर बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, इस बैरियर को इलेक्ट्रॉन्स फॉरवर्ड करेंगे नहीं। और इसमें दो टाइप्स के आपके करंट देखे गए। पहला करंट आपका हो गया ड्रिफ्ट करंट और दूसरा करंट हो गया आपका डिफ्यूजन करंट। पहले जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर इधर गया तो भी एक करंट दिया और ड्रिफ्ट करंट भी एक आया। तो ये दोनों करंट आपके सामने देखे। अब इस दोनों करंट को मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं और आपको इसके बायसिंग की तरफ लेके चलता हूं। पीएन जंक्शन को जब तुम एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, उस बात पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो मैं इस बात को इरेज करता हूं, चलिए चलते हैं करंट की तरफ। बढ़िया तरीके से सीख लिया ना। अब हम लोगों ने डायोड को कैसे वर्क कराना है उसको सीखना है, क्योंकि डायोड के अंदर चलने क्या वाला है भाई, जंक्शन के अक्रॉस में पी टाइप और एन टाइप जो दोनों जंक्शन बना रहे थे, उस जंक्शन के अक्रॉस में क्या हुआ था ये बात जान लिया है ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूजन के जरिए। लेकिन 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 जब तक मैं इसको एक्सटर्नल एजेंसी से जोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं इसका कोई काम नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली ये बात आप भी जान रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था वो रुक चुका था। भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया था क्योंकि पोटेंशियल बैरियर आ गया था। एक इतना बड़ा सा पहाड़ आ गया था जिसके सामने इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बार बार उससे टकरा के वापस चला जा रहा था, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ताकत देंगे और ये इलेक्ट्रॉन फटाक से इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। अब इसके साथ यही जो प्रोसेस मैंने भी जस्ट बताया है, वो प्रोसेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। और इसीलिए आप अपने कॉपी में अब हेडिंग डालिएगा बायसिंग। फटाक से अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। हेडिंग रहेगी आपकी यही, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। एक बात बताओ कि पीएन जंक्शन जो मेरा है उसमें तो दो टर्मिनल है। एक मेरा टर्मिनल कौन सा है, एक टर्मिनल है मेरा पी वाला और एक टर्मिनल है मेरा कौन, एन वाला। ये मेरा एक टर्मिनल पी वाला और एक टर्मिनल मेरा क्या है, एन वाला। अब सर जी अगर इसके दो टर्मिनल है तो सेल का भी तो दो ही टर्मिनल होता है। डेफिनेटली ये मेरे जो सेल है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका भी तो दो ही टर्मिनल है, इसका भी आपका दो ही टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब सर आप हमको एक बात बता दीजिए, पहले बायसिंग आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बायसिंग का मतलब मुझे बहुत परेशान करता है। केवल पहले आपको बायसिंग बताइए। अब मैं तुमको पहले केवल बायसिंग के बारे में सुना रहा हूं, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगा लेना इस बार। बायसिंग का सेंस होता है कि किस तरीके से तुमने अपने डायोड को एक्सटर्नल बैटरी या सेल से कनेक्ट किया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, साफ साफ शब्दों में सुनना, किस तरीके से तुम अपने डायोड को अपने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किए हो, वो अरेंजमेंट ही सर्किट का कहलाता है बायसिंग। कैसे कनेक्ट किया गया है सर, कनेक्ट करना क्या, कनेक्ट करना है, इसको उठा के ऐसे टच कर दो, इसको उठा के इसको टच करा दो, कनेक्ट हो गया? नहीं, दो अरेंजमेंट आएंगे। कनेक्ट करने का अरेंजमेंट दो ठो होगा और इसीलिए बायसिंग भी आपके दो ठो बनेंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट की पूरी कहानी है कि कैसे आप अपने पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल वाले सेल या बैटरी से कनेक्ट कराने वाले हो। चलो ये पहला डेफिनेशन। दूसरा सुनो, अब ये पहला डेफिनेशन एकदम आपके माइंड में और दिल तक पहुंच गया होगा। अब दूसरी डेफिनेशन सुनिएगा। दूसरी डेफिनेशन ये है कि पीएन जंक्शन के अंदर पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, रुक जा रहा था। इस पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को कराना, इलेक्ट्रॉन के किसको कराना, मूवमेंट को कराना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको कराने के लिए हम जब एक्सटर्नल बैटरी से ज्वाइन करेंगे तो ही उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलेंगे क्या, बायसिंग।
बायसिंग क्या हुआ, आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन को वन डायमेंशन में फ्लो कराने वाले प्रोसेस को ही हम बायसिंग भी कर सकते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन, बात वही है, तुम कराओगे कैसे, ज्वाइन करके, तो बात तो वही है, कहने का तरीका अलग हो गया है। ठीक है, तो मैं केवल तुम्हारे सामने पहले बायसिंग की डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं और उसमें ये भी बात बता दे रहा हूं कि बायसिंग से मुझे लाभ क्या है। ठीक है, तो मैं ये लिख दिया आपके बायसिंग का डेफिनेशन, देख लो भाई क्या है नोट्स में, कि इट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द कनेक्टिंग द डायोड टू द एक्सटर्नल बैटरी और सेल। भाई हम अपने डायोड को एक्सटर्नल बैटरी और सेल से कनेक्ट करने के अरेंजमेंट को ही बोलेंगे बायसिंग। बहुत सीधा सा डेफिनेशन है कि बायसिंग का मतलब होता है वो अरेंजमेंट जिसमें हम लोग एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे डायोड को। आगे क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ डीसी वोल्टेज व्हिच इज द भाई क्या व्हिच हेल्प्स द इन द फंक्शनिंग ऑफ द सर्किट। मैं ये दूसरा डेफिनेशन मैंने बायसिंग का लिखा, क्या लिखा कि एक्चुअल में ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान हम लोग डीसी वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, किसमें, डायोड में, और जो डायोड फंक्शन करेगा सर्किट के अंदर। या डायोड बना लिया लेकिन इसका फंक्शनिंग कैसे सीखोगे, तो फंक्शनिंग करने के लिए पहले तो तुमको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है बायसिंग, जिसमें तुम अपने डायोड को एक्सटर्नल बैटरी या सेल से कनेक्ट कराओगे, एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट कराओगे। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग बायसिंग बोल रहे हैं। तो ये दो डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेफिनेशन आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। तीसरी बात में मैंने आपसे ये लिखा कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग इन द पीएन जंक्शन डायोड व्हिच आर, दो ही टाइप के बायसिंग होंगे, दो टर्मिनल है तो दो बायसिंग दिखी जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो आप ये बारी बारी से फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होता है उसको लिखेंगे। पहले आप अपने कॉपी में नोट्स जल्दी से लिखो, लिख लिया, चलो मैं इसको इरेज करता हूं और अपनी पहली हेडिंग डाल लेना फॉरवर्ड बायसिंग। हेडिंग आ गया आपके सामने, फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो बायसिंग हम जान गए कि क्या था। ठीक है, अभी इसे जस्ट आप कुछ ही देर पहले आपने बायसिंग के बारे में जाना। अब जरा सा फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है उसको सीख लेते हैं। देखो भाई मेरे पास क्या था, मेरे पास था वही दो अपने करण अर्जुन मतलब कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो जंक्शन का फॉर्मेशन किए थे, और इसी जंक्शन के अक्रॉस में आपका एक बैरियर फॉर्म किया था जो बैरियर फर्दर आपके माइग्रेशन को रोक दिया था। ठीक है, अब इस बैरियर को ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं कि इस बैरियर को मुझे किसी तरीके से कमजोर बनाना होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए, क्योंकि इस बैरियर के अक्रॉस में मेरा क्या है, एक पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम देते हैं, बैरियर पोटेंशियल वीबी। इस पोटेंशियल को मुझे किसी तरीके से कम कराना होगा, तभी इलेक्ट्रॉन आपके मूव करके जाएंगे और सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब बायसिंग ये सीधे रिश्ता में ले जा रहा हूं, इसको जोड़ रहा हूं बायसिंग से कि बायसिंग में करने जा रहा हूं। अब बायसिंग कराऊंगा तभी ये पोटेंशियल बैरियर कम होगा। अब बायसिंग में सबसे पहला बायसिंग में कराने जा रहा हूं फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देना मैं अरेंजमेंट में कर रहा हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम करेंगे अपने पी टाइप टर्मिनल को ले जाके कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से और एन टाइप के टर्मिनल को ले जाके कनेक्ट किसी नेगेटिव साइड के टर्मिनल से। बहुत बारीक से समझना, बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन इसमें मैं दूंगा आपको कि पी टाइप का टर्मिनल जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या बैटरी से कनेक्ट हो एक्सटर्नल वाले, और एन टाइप वाले टर्मिनल जब आपका जाके नेगेटिव वाले से कनेक्ट हो एक्सटर्नल वाले, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे पहली चीज आपको मैं बता रहा हूं कि पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। इसी अरेंजमेंट का नाम हम दे देंगे क्या, फॉरवर्ड बायस। इसी अरेंजमेंट का नाम हम देंगे फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस करने में होगा क्या, पहली बात तो हमने आपको बता दिया कि ये फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस में आप जब इसको ला दोगे, इस अरेंजमेंट को कर दोगे तो होगा क्या। तो देखो होता ये है एक्चुअली कि जैसे ही तुमने इसको कनेक्ट कराया तो ये जो बैटरी है इसने अप्लाई किया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अप्लाई किया पॉजिटिव से नेगेटिव में। ये मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर लग रहा है, पी टाइप में मौजूद आपके होल्स के ऊपर लग रहा है, और एन टाइप में मौजूद आपके किसके ऊपर लग रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। क्योंकि डिप्लेशन लेयर में इसी का जस्ट उल्टा मौजूद था, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, और इसी साइड में आपके क्या मौजूद थे, होल्स मौजूद थे।
ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने लगे इन सभी चीजों के ऊपर, जिसके वजह से क्या हो गया, जिसके वजह से आपके इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये पुल करने लगा और इस वाले होल्स को ये पुल करने लगा। ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पुल किए मतलब खींचे गए, किसके तरफ खींचे गए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ खींचे गए। और ठीक वैसा ही बिहेवियर आपके उस सेकेंड पोर्शन में भी हो रहा था। लेकिन ध्यान देना, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से पुल करके इसके तरफ भाग के बैटरी की तरफ भागेगा, नेगेटिव वाले टर्मिनल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ भागेगा, तो वैसे ही नेगेटिव वाले टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन इमिट होके फटाफट दौड़ना स्टार्ट होगा और यहाँ आके होल्स के साथ में क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जो जिस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का हम मूवमेंट देख रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं। मतलब सर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फ्लो करंट। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में सीधे सीधे शब्दों में मैं क्या बोल रहा हूं कि करंट फ्लो होने वाला है। अब ये करंट फ्लो होने का रीजन कौन था, वो एक्सटर्नल फील्ड, जिस एक्सटर्नल फील्ड ने आपके डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस में जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स पूरी तरीके से बैरियर बना के रखे थे, उस बैरियर के ब्रेथ को उसने कम किया। अब बैरियर के ब्रेथ को कैसे कम किया, करंट कैसे फ्लो हुआ, अभी तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका कैसे का रीजन मैं आपके नोट्स में लिख दे रहा हूं। तो चलो जल्दी से नोट्स को बुला लेते हैं और नोट्स आपका आते ही सारे क्लेरिफिकेशन को कर देगा। आ गया नोट्स, देख लो भाई, बहुत बढ़िया नोट्स लाया हूं, वो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर दिला सकता है, यकीन मानिए। मैंने क्या लिखा है कि if the battery connected to positive terminal to the p region and a negative terminal connected to the n region, then this arrangement called as a forward bias। सबसे पहली लाइन में ही फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन मैंने छोड़ दिया आपके लिए। क्या कर दिया है कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी रीजन से कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का एन रीजन से कनेक्ट हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कॉम्बिनेशन। अब आगे चलते हैं। ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑल द होल्स मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। भैया जब आपका बैटरी कनेक्ट हुआ तो एक एक्सटर्नल फील्ड आ गया होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स में एक रश देखने को मिल गया, जिस रश में आपके इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ और होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ भागना स्टार्ट कर दिए। और जब ये भागना स्टार्ट कर दिए तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने लगे, किसके साथ, होल्स के साथ। जैसे ही इसकी तरफ भागेगा, ये साइड देखा, ये इलेक्ट्रॉन साइड देखेगा ना, इलेक्ट्रॉन साइड देख के कंबाइन होने लगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां पे घटने लगी। और वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन यहां से लिबरेट होगा, नया बॉन्ड टूटेगा। इस बात का इंफॉर्मेशन मैंने लिखा, देखो ध्यान से क्या लिखा मैंने, नियर जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन दैट takes place and result decrease the breadth of the depletion layer near the junction। जंक्शन के अक्रॉस में, जंक्शन के अलॉन्ग में इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन हुआ इसी सेल की अरेंजमेंट की वजह से, जिसका रिजल्ट क्या था कि डिप्लेशन लेयर का जो ब्रेथ था वो डिक्रीज किया। अब एक बात बताओ, पहाड़ इतना बड़ा था, पहाड़ धीमे धीमे कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा सा पुशअप कर देते हैं तो फटाक से पहुंच जाएगा। अब जैसे ही पहाड़ कम हुआ, आगे देखो क्या हो गया, न्यू बॉन्ड ब्रेक इन p region near the positive terminal and electron liberated which enters the positive terminal of the cell। नए बॉन्ड टूटे, वो नए बॉन्ड कहां टूटे, इस p region के पॉजिटिव टर्मिनल के बहुत करीब। तोड़ने का रीजन कौन था, ये पॉजिटिव वाला ही पॉजिटिव वाला ही टर्मिनल था, जिसने आपके नए बॉन्ड को तोड़ा और वो नया बॉन्ड इसके तरफ भागने लगा। नया बॉन्ड टूट गया तो क्या रिलीज हुआ, नया बॉन्ड टूट के देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये है आपका विच लाइब्रेटेड एंड इलेक्ट्रॉन लाइब्रेटेड। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन लाइब्रेट करके किधर भाग गया, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ भाग गया। जब ये इधर हुआ, बैलेंस कर तो करोगे ना चीजों को, विच इंटरेस्ट द पॉजिटिव टर्मिनल एट द अपोजिट साइड, ये वाले साइड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कौन, ये सेल, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जो जाके उसकी जगह लेगा जो जगह वहां पे खाली हुई थी कॉम्बिनेशन की वजह से। ये बात मैंने यहां लिखा, देखो एट द अपोजिट टर्मिनल दैट इज नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिलीज एंड एंटर इन द एन रीजन टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। देखो मैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हूं,
कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द कॉम्बिनेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन में लॉस्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी थी, उस संख्या को ये बराबर किया। अब इस तरीके से इधर बैलेंस भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट के नए आपके एक सर्किट आपके क्या होने लगी, फ्लो होने लगे, करंट फ्लो होने लगा। अब ये रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यू करेगा जब तक तुम एक्सटर्नल सोर्स तुम अप्लाई करते रहोगे, मतलब बैटरी जब तक लगा रहेगा तब तक मेरा ये करंट फ्लो कराता रहेगा। इसमें थोड़ी सी और 2 पॉइंट्स हैं जो मैं अभी जस्ट आपके सामने ला रहा हूं। सो कुछ नोट्स रुक गए थे आपके, दो आपके 3 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि द मूवमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ होल्स कॉन्स्टिट्यूट अ करंट फ्लो एंड हेंस देयर इज अ रिलेटिवली हाई करंट थ्रू द सर्किट। आपका जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, देखो मैंने क्या बोला, होल्स भी लिखा है और इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं लिख पाया, लेकिन होल्स लिखा हुआ है यहाँ पे ऑब्लिक। 3 पॉइंट्स आपके नोट्स के और बच गए थे, जो 3 पॉइंट्स आपके ये कि द मूवमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ होल्स, सिर्फ होल्स नहीं, यहाँ पे ऑब्लिक करके आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। द मूवमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ करंट एंड हेंस देयर इज अ रिलेटिवली हाई करंट थ्रू द सर्किट। वही करंट फ्लो कराएगा सर्किट के अंदर, जो मूवमेंट हो रहा है इसका, और वो मूवमेंट की वजह से एक करंट फ्लो होगा जिसका नाम हमने क्या दिया, देखो यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड करंट। वो करंट का नाम क्या होगा भाई, फॉरवर्ड करंट, क्योंकि बायसिंग कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, इसलिए इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट भी मेरा फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट का रीजन कौन था, डिप्लेशन लेयर का कम हो जाना। जब तुम इसको फॉरवर्ड बायस में करोगे तो डिप्लेशन लेयर आपका ब्रेथ कम दे देगा। अब ब्रेथ कम दे देने का रीजन क्या है, इसके जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया है और नोट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। अब लास्ट वाली पॉइंट क्या बोला है, द फॉरवर्ड करंट नॉट स्टार्टेड सडनली। ऐसा नहीं है कि जैसे सर्किट में लगाया वैसे ही फॉरवर्ड करंट मिलने लगा, नहीं, थोड़ा सा बहुत ही कम समय, हालांकि वो बहुत कम समय होता है, लेकिन बहुत ही कम समय होगा और वो बहुत ही एक छोटे से पोटेंशियल के बाद ही इंक्रीज करेगा। जब तक पोटेंशियल इस बैरियर के पोटेंशियल के बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और उसी, ध्यान देना, उसी स्टार्टिंग पॉइंट, जो पॉइंट मेरा कहलाएगा यहाँ पे, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरा वोल्टेज का कहेगा नी वोल्टेज। बहुत ध्यान से देखना कि नी वोल्टेज आपका वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे आपका करंट स्टार्ट होगा फ्लो रैपिड, ठीक है। तो ये आपका नोट्स है फॉरवर्ड बायस का। मैं यहां से हट रहा हूं, जल्दी से ये 3 पॉइंट्स भी लिखिए और ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस की वजह से आपका डिप्लेशन लेयर का जो बैरियर था वो कम हो गया। देखिएगा ध्यान से, पहले इतना था और ये अब इतना हो गया चेंज होने के बाद। तो ये ग्राफ और ये आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। मैं हट रहा हूं, जल्दी मेंशन करें। आई होप लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब VI कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड का पढ़ के चलते हैं, क्योंकि इसके बाद रिवर्स में पढ़ाऊंगा, रिवर्स का भी VI कैरेक्टरिस्टिक तुरंत वहीं पे बता दूंगा, ठीक। तो फॉरवर्ड बायस का VI कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये रहा VI कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपके पीएन जंक्शन डायोड का है। जल्दी से इसको देखते हैं और ये नोट्स भी है और साथ साथ मैंने आपका ग्राफ भी बनाया। चलने क्या वाला है, मैं थोड़ा सा फिगर आपको दिखा दे रहा हूं कि हम लोग एक्चुअल में डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस का कॉम्बिनेशन आप जानते हैं कि पी टाइप रीजन को हम लोग पॉजिटिव से और एन टाइप रीजन को हम लोग किससे कनेक्ट कराते हैं भाई, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस तरीके से आपका सर्किट में आपका कनेक्शन दिया गया है भाई, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, और पी रीजन का भी आप और एन रीजन का भी आप सिंबल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मैं यहाँ पे पीएन जंक्शन को जो मैं सप्लाई दिया हूँ उस सप्लाई को मैं वेरी करा सकता हूँ वोल्टेज रेगुलेटर। हालांकि हमारे पास एक डिवाइस होता है पीएन जंक्शन डायोड, आपके स्कूल में ये लैब में आपको देखने को मिल भी जाएगा। मैं आपको एक इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका डायग्राम पीएन जंक्शन, जो वास्तविक में दिखता है जब आप इंस्ट्रूमेंट देखने जाते हो अपने लैब में, ठीक। तो वो इस तरीके से दिखता है। तो आगे सुनो, अब मेरी बात को सुनना नोट्स के जरिए कि इन फॉरवर्ड बायस पी टाइप कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द एन टाइप कनेक्टेड टू द नेगेटिव। ये बात आप जानते हैं, मन में बैठा लो एकदम, और बैठ भी गया होगा कि यार मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप और नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप कनेक्टेड, तो वो फॉरवर्ड बायस होगा। देयर इज अ रिडक्शन इन द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर में रिडक्शन होगा। ये सारा जो प्रोसेस था वो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, अभी जस्ट ही किया है। अब आगे चलते हैं।
In the condition the voltage applied overcome potential barrier, the current increases slowly and the non-linear in the curve of OA. ध्यान देना, जब मैं पोटेंशियल बैरियर मैं पोटेंशियल बैरियर बोल रहा हूँ, जो मेरा पोटेंशियल रेगुलेटर होता है जिससे मैं अपने सेल का पोटेंशियल को वेरी करा सकता हूँ, उससे जब मैं थोड़ा सा करंट देता हूँ तो उस करंट के मैं करंट बोल दिया, उस थोड़ा सा वोल्टेज में मुझे करंट बहुत थोड़ा सा मिलता है। इंडिकेटर वहां पे बने रहते हैं, थोड़ा सा मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो मुझे करंट थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए लगता है, और वो भी नॉन लिनियरली। इस रीजन में यहां से लेके यहां तक के रीजन में मेरा ओम्स लॉ वैलिड नहीं करता, और बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम अमाउंट में ऑफ आपके चार्ज कैरियर्स आपके करंट को फ्लो कराते हैं, जो ये आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं नी पॉइंट तक पहुंचता हूं, इस पॉइंट का नाम मैंने नी पॉइंट दिया हुआ है और इस वोल्टेज का नाम आपका नी वोल्टेज है, इसके बारे में देख लो ध्यान से। When a voltage exceeds to a certain value called knee voltage, then the current increases rapidly and obey the linear graph. ध्यान देना, जैसे ये नी वोल्टेज पहुंचता है वैसे ही ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, और वो जो सेमीकंडक्टर है मतलब कि पीएन जंक्शन है वो पूरी तरीके से कंडक्टर बन जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझना, लास्ट वाली बात में क्या बोल रहा हूं कि जब आपका ये नी वोल्टेज के बियॉन्ड में जब आप वोल्टेज रेगुलेटर के जरिए तेज करते हो तो तुम इंडिकेटर में जो वहां पे करंट वाला इंडिकेटर था उसमें तेजी से एक इंक्रीमेंट देखोगे, और वो जो डायोड था वो डायोड एक तरीके से पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर बना था, लेकिन बन अब जाएगा, बिहेव अब करेगा कंडक्टर के जैसे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ था, इस ग्राफ को मेंशन करो, ये उसके रेस्पेक्ट में मैंने नोट्स लिया है, उस नोट्स को मेंशन करो। बात समझना बहुत दूर तक, मैं आपके केवल और केवल एकेडमिक के बारे में ये नोट्स दे रहा हूं। ठीक है, कंपटीशन में चीजें बदलती हैं, यहाँ पे करंट का रिलेशन आता है, बहुत सी चीजें यहाँ देखने मिलती हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप अपने बोर्ड फोकस किए हो तो उसी के रेस्पेक्ट में ये नोट्स बनाया गया है। जल्दी से इसको मेंशन करिए, मैं हट रहा हूं। सो आई होप इसको नोट किया होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फटाक से मैं आपके सामने रिवर्स बयास का नोट्स के साथ मिला रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं फॉरवर्ड बयास तो डिस्कस कर चुका हूं, उसी के बिहाफ में आपका रिवर्स बयास भी डिस्कस करना है और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। सो आगे हम लोग भाई रिवर्स बयास का मैंने एक नोट्स भी लाया साथ साथ, और मैं आपको समझा भी दूंगा। पहले समझ लेते हैं फिर नोट्स की तरफ चलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है पी टाइप और एन टाइप का, जिसमें पी टाइप को मैंने कनेक्ट किससे किया है देख रहे होगे आप, नेगेटिव से, और एन टाइप को मैं कनेक्ट कैसे किया हूं, पॉजिटिव से। तो भाई रिवर्स बयास तो यही कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जिसमें हम पी टाइप के रीजन को नेगेटिव से और एन टाइप के रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, उसी कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स बयास। यही चीज मैंने पहले वाले नोट्स में लिखा है। इन दिस कॉम्बिनेशन P type connected with a negative and the N type connected with a positive terminal of the battery, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग रिवर्स बोलते हैं। अब जरा आगे चलते हैं कि ऐसा करने पे हमको क्या मिलता है। अब बताओ, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव होल्स को अपने तरफ खींचेगा, और ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपका पॉजिटिव होल्स को अपने तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। जब ऐसा होगा, जब आपके होल्स इधर अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव टर्मिनल तरफ, और आपके इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उधर अट्रैक्ट होंगे, तो भाई इसको और जगह मिल जाएगा एक्सपेंड होने के लिए, और डिप्लेशन लेयर आपका क्या हो जाएगा भाई, बढ़ने लगेगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्लो हो जाने लगेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव होल्स टुवर्ड्स हो जाएगा नेगेटिव तरफ, which result increase in the breadth of the depletion layer, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक बात बताओ, माइनॉरिटी कैरियर वाले कुछ फिनोमेनन तो ये भी रखेगा, कुछ फिनोमेनन ये भी रखेगा, मतलब कि इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और इसके पास भी कुछ मेरे होल्स मौजूद होंगे, जो सीधा सीधा अपना जर्नी तय करेंगे, और जिनकी वजह से बहुत ही छोटा सा करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लीकेज करंट। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, लीकेज करंट किसके वजह से होता है, तो आप जवाब देंगे किसकी वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट फ्लो कॉल्ड एज अ लीकेज करंट। बहुत प्यारे तरीके से समझिएगा कि वो लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, due to this potential barrier increases
As the result, more difficult for the majority carrier to diffuses across the junction. जैसे जैसे ही पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई आप देख रहे हो कि क्या हो रहा था, तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर रहा था क्योंकि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कर रहा था। जब ये पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कराने लगा तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस करने में ज्यादा भाई माउंटेन का रेंज और बढ़ता चला गया। इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उस तरफ जाने के लिए, और वो कूद के अगर जाना चाहेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसीलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा और मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट नहीं ही फ्लो होगा, एकदम ना ही फ्लो होगा, लेकिन थोड़ा सा करंट जरूर फ्लो होगा जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, लीकेज करंट। वो माइनॉरिटी की वजह से था। अब एक बात और सुनना ध्यान से, अब एक सिस्टम आता है ब्रेकडाउन वाला सिस्टम में अभी आपके नोट्स में लिखवा दे रहा हूं, जब मैं आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, ठीक है, तो वहां पे मैं ब्रेकडाउन वाला कंडीशन वीआई कैरेक्टरिस्टिक में बता देता हूं। ठीक, अब इतना आप नोट कर लो, मैं हट रहा हूं, इसके बाद हम लोग चलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे। चलो भाई, आई होप लिखा होगा, फटाक से इसको इरेज करते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्स बायस पे चल देते हैं। सो भाई ये देखो आ गया रिवर्स बायस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के साथ में और नोट्स के साथ मैंने लाया। मैंने क्या लिखा है कि यार ये बात तो तुम जानते हो कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से और नेगेटिव वाले को एन टाइप वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराना है, जो कि मेरा पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कराएगा। पूरा मैकेनिज्म अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। अब आगे सुनो, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर अ लीकेज करंट फ्लो थ्रू व्हिच इज शोन इन 0 to C। ध्यान दे रहा, माइनॉरिटी की वजह से एक छोटा सा करंट, बहुत ही मामूली सा करंट फ्लो होगा, बहुत ज्यादा करंट है। करंट का कंपोनेंट देखो इधर है और मेरा वोल्टेज का कंपोनेंट देखो इधर है, तो एक बहुत ही छोटा सा करंट मेरा यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब वही मेरा वोल्टेज जैसे ही सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा होगा, जो वोल्टेज मैं यहाँ पे नाम भी लिख दिया हूं, इस वोल्टेज से थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज होगा, वैसे ही मेरा क्रिस्टल की मैक्सिमम बॉन्ड, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे लार्ज नंबर में। जैसे कि बाढ़ सी आ जाएगी भाई, डैम लगे हुए थे, डैम पे लगे हुए थे, पानी को रोक के रखा था, लेकिन जैसे ही पानी की धारा थोड़ा सा और बढ़ी और डैम टूट गया और पूरा का पूरा पानी का धारा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ऐसे ही हमारे पीएन जंक्शन के अंदर होता है रिवर्स बायस वाले कंडीशन में। जब तुम वोल्टेज को थोड़ा सा सर्टेन वैल्यू के ऊपर ले जाते हो, जिस सर्टेन वैल्यू का नाम हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज या तो जीनर वोल्टेज। बहुत अच्छे से याद रखना, यही इंपॉर्टेंट पहलू है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यही पे कर रहा हूं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो आपका क्या कह रहा है कि जब आपका जीनर वोल्टेज से थोड़ा सा भी वोल्टेज ज्यादा होता है, वैसे ही एक सुनामी आ जाती है और एक करंट रैपिडली इंक्रीज कर देता है। मेरा क्रिस्टल उस समय क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने मतलब कि उसके मैक्सिमम बॉन्ड एक साथ टूटना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और वो बैरियर को धक्का मोटी मारते, भाई ये बैरियर खत्म हो गया ना, ये बैरियर टूट गया और एक नॉर्मल सा करंट ये सर्किट ये आपका सेल ऑपरेट करने लगेगा, ठीक है। तो यही रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये आपका वीआई उसका कर्व है। ध्यान दीजिएगा, इस वीआई कर्व में आप फटाक से इसको लिखिएगा, ठीक है। तो ये नोट्स कंप्लीट करो, ग्राफ बनाओ और ये डायग्राम बनाना, फिर मैं आगे आपको एक छोटी सी और बात बताता हूं। सो आई होप इसको लिख लिया, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करूंगा और दोनों का ग्राफ, चलो से इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों का ग्राफ एक साथ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में फॉरवर्ड का भी और रिवर्स का भी, दोनों का एक साथ देख लो। भाई ये ग्राफ दोनों का एक साथ है, जिस ग्राफ में हम लोगों ने वीआई का भी बनाया है और फॉरवर्ड का भी बनाया है और रिवर्स का भी बनाया है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है भाई ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, तो तुमको दोनों का एक साथ बताना है, क्योंकि मैंने तुमको अलग अलग अभी यहाँ बताया, इस वाले ग्राफ को उस वाले ग्राफ को मिला देना है, बस तुमको और कुछ नहीं करना है। अब एक छोटी सी बात डायनेमिक रेसिस्टेंस की आती है, तो वो रेसिस्टेंस आप जानते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करना, ठीक है। तो जितना इनपुट वोल्टेज उसके रेस्पेक्ट में जितना आउटपुट आपका करंट मिलने वाला है, उसी को हम लोग डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी इस बात को बहुत ज्यादा फोकस करके बताती नहीं। तो आपका बस इतना ही बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से पीएन जंक्शन का वर्किंग भी सीख लिया और सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट भी कर लिया है। अभी आप सीखने जाओगे क्या,
भाई बहुत सारे तरीके से कि पीएन जंक्शन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। देखो जीनल डायोड में यूज में था लेकिन उसको हटा दिया गया है, लेकिन पीएन जंक्शन का यूज जो आपका कौन सा यूज है भाई, वो आपका यूज है भाई हमारे एलईडी में, वो आपका यूज है हमारे रेक्टिफायर में। तो ये सब बातें मैं आपको दूंगा, बहुत जल्द दूंगा। तो अभी के लिए केवल थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि नोट्स प्रिपेयर करो, बहुत तरीके से रिवीजन करते रहो। हम लोग फिर मिलते हैं।